आपको और क्या करना है? बहुत कुछ करना है, मतलब मेरे को यू नो फंडामेंटली मेरे को एक दिन मिनिस्टर बनना है यार कंट्री में। रियली? ओके, आपने खुल के बात कही है कभी? हाँ मैं कही है, बट लाइक यू नो इतनी खुल के भी नहीं कही कि मेरे पास, क्योंकि अभी मेरे पास कोई क्रिस्टलाइज प्लान नहीं है। ओके, इट विल हैपन इन द नेक्स्ट 5 to 7 years फॉर श्योर। वाओ, ओके, दैट्स सून। मैं सोच रहा था 10-15 यार मेरे को एक साल। बात बता, ऋषि सुनक को तुम 42 साल की उम्र पे मतलब प्रधानमंत्री बना के ताली बजा रहे हो, मैं 40 साल का हो गया, तो मैं 45 की भी उम्मीद रख लूँ तो लोग बोलते हैं अरे दैट सून। क्या मतलब, ये तो दोगलापन है यार। You like movies? सिर्फ हिंदी मूवीज, मतलब ठीक मैं कोई हॉलीवुड की मूवी में बैठ नहीं सकता मैं। फेवरेट फिल्म क्या है? मेरे को यार मेरी जिंदगी ना मिलेगी दोबारा अच्छी लगती है। Okay. दिल धड़कने तो बहुत अच्छी लगती It says a lot about a person. Favorite film? है। डज इट? हाँ, मेरे को ये लगता है कि एक तो मेरे को ना मूवी में गरीबी नहीं देखनी। ठीक है, मतलब थोड़ा करण जौहर टाइप ट्रेट है। दोस्तों, अश्नीर ग्रोवर इस देश के एक बिजनेस इंस्पिरेशन बन चुके हैं, स्पेशली मेरी जनरेशन के लिए। जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं मेरी जनरेशन से, उन सब के लिए अश्नीर ग्रोवर बिजनेस के एक फेस बन चुके हैं। आपने काफ़ी सारे अश्नीर ग्रोवर सर के पॉडकास्ट देखे होंगे, इंटरव्यूज़ देखे होंगे, पर मैंने इनके साथ काफ़ी ज़्यादा लाइट बातें करी, काफ़ी ज़्यादा कैजुअल बातें करी। बहुत मज़ा आएगा आपको आज के एपिसोड में। एज़ यूजुअल अश्नीर सर ने काफ़ी ज़्यादा खुल के बात करी है, बहुत ज़्यादा डीप सवाल भी बहुत आसानी से आंसर कर दिए। मुझे तो बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके। आई एम श्योर कि आपको भी अच्छा लगेगा। इस एपिसोड सुनने के पहले बस आपसे ये कहना चाहूँगा कि मेरी खुद की मेडिटेशन और योगा ऐप लेवल सुपरमाइंड अब लाइव हो चुकी है। लिंक नीचे दिया गया है। मेरे 8 साल के बिजनेस करियर में मेडिटेशन, योगा, फिटनेस, हेल्थ, इन सारों का एक बहुत बड़ा रोल रहा है। और जिस तरह से मैंने इन चीज़ों के बारे में सीखा, इन चीज़ों को जाना, इन चीज़ों को प्रैक्टिस किया, उन्हीं प्रैक्टिसेस, उन्हीं टेक्निक्स को उस ऐप में डाल दिया है। डेफिनेटली डाउनलोड कीजिए। 1 वीक का फ्री ट्रायल मिल जाएगा आपको इस लिंक के थ्रू। पर अभी आप एंजॉय कीजिए ये बढ़िया लेजेंडरी बिजनेस ओरिएंटेड एपिसोड विद द रियल शार्क अश्नीर ग्रोवर। अश्नीर ग्रोवर सर, TRS हिंदी में आपका स्वागत है। हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है क्योंकि आपकी वजह से हमें मिलेंगे व्यूज़। कैसे हो सर? बस बढ़िया है, तेरे व्यूज बढ़ाने आया हूँ और क्या। हाउ यू सर? गुड यार। ओके, क्या चल रहा है लाइफ में? बहुत कुछ चल रहा है, मतलब होपफुली कुछ कम चलता तो सही है, बट अब साल एंड हो रहा है तो 1 हफ्ते की छुट्टी मिल जाए वही सोच रहा हूँ। नहीं, सही है। आप इतने चिल कैसे हो? इन पर्सन आप बहुत ज़्यादा चिल हो, आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड है। नहीं यार, मतलब लाइफ में इतना कुछ देख लोगे उसके बाद फिर चीज़ों से घबराहट होनी और एक्साइटमेंट होनी कम हो जाती है थोड़ी। ओके ओके, आपकी लाइफ का सबसे चैलेंजिंग फेज कौन सा था? चैलेंजिंग फेज यार, लाइक लोगों को लगता है कि अगर आप पे कोई मुसीबतें आ रही हैं, आप उसको हैंडल कर रहे हो, वो चैलेंजिंग फेज है। बट मेरे को लगता है वो वेस्टफुल फेज है, मतलब क्योंकि आप उसमें कुछ प्रोडक्टिव नहीं कर रहे हो, राइट। मेरे को चैलेंजिंग तब लगता है जब आप कुछ बना रहे हो, जब बिजनेस बना रहे हो, राइट। लाइक जब आपकी ग्रोथ हो रही है, बोथ इंडिविजुअली, यू नो, मॉनिटरीली, बिजनेस ग्रोथ, राइट। दोज आर द रियल चैलेंजिंग टाइम्स। दुनिया ने ना ये बना रखा है कि अरे यार इस पे ना 10 मुसीबतें आ गई हैं पर बंदा फिर भी खड़ा है और हंसता रहता है और शेल में जाके नहीं बैठ गया, तो मे बी इसका चैलेंजिंग टाइम चल रहा है अभी। दिस इज लाइक ये सवाल मैंने व्यूज के लिए नहीं पूछा था। ये सवाल मैंने आपसे पूछा था क्योंकि आई जस्ट वांटेड टू नो यू अ लिटिल बिट मोर डीपली, क्योंकि आई फील कि ये जो भी चैलेंजेस अभी चल रहे हैं एट्सेट्रा एट्सेट्रा, आपको ज़्यादा अफेक्ट नहीं करते, आप बहुत ऑब्जेक्टिवली उन्हें देखते हो। हाँ, मैं तो यार ऑब्जेक्टिव ही हूँ। मतलब सी द पॉइंट इज, मेरे को ये लगता है आपकी एक लाइफ है, ठीक है। आपने 50 साल 60 साल तक प्रोडक्टिव होना है, उसके बाद द हेल्थ टेक्स यू वेयर इट टेक्स यू। तो आपको 50-60 साल तक की जो एज है उसमें आप कितना आउटपुट निकाल सकते हो, उस पर फोकस होना चाहिए। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स राइट हैपनिंग राइट नाउ इज जस्ट ईटिंग अवे दैट टाइम, विच मीन्स कि जब मैं वापस कुछ प्रोडक्टिव काम करने पे आऊँगा
तो मेरे को और स्पीड पकड़नी पड़ेगी. दैट इज चैलेंजिंग, राइट? दिस इज लाइक स्पीड ब्रेकर है. स्पीड ब्रेकर पे ऊपर जाना क्या चैलेंज है, राइट? रेस करना इज द रियल चैलेंज. ये वाला फेज प्रोडक्टिव है आपके लिए? It's okay, right? It's I think slightly more productive in the sense कि ठीक है मैं अपने हेल्थ पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ. I get longer hours to sleep. मैं जंक कम खा रहा हूँ, मैं वर्कआउट ज़्यादा कर रहा हूँ. हॉट दिख रहे हो. हॉट तो नहीं पता यार, मतलब क्या हुआ कि शार्क टैंक के टाइम जब लोगों ने मेरे को देखा, मैं ना सबसे मोटा था. मतलब मेरे को भी रियलाइजेशन बाद में हुई कि मैंने बहुत वेट पुट ऑन कर लिया था. एंड वो हुआ ये था कि कंपनी बना रहे थे तो आप स्ट्रेस ईटिंग कर रहे हो या आप बिल्कुल ही आपको लग रहा है कि बस बिजनेस ही है, बाकी सब बकवास है, कुछ नहीं देखना ही नहीं है मेरे को. तो आपने गिव अप मार दिया बाकी सब चीज़ों पे. तो देन यू रियलाइज गो ऑन टीवी एंड देन यू सी योर सेल्फ एंड यू थिंक यार ये मतलब इट मस्ट बी द कैमरा, राइट? मैं तो इससे पतला हूँ. सो देन इट हिट्स यू. देन किसी ने रील बनाई, उसने बोल दिया अरे वो मोटे वाला शार्क. एंड मैं सोच रहा साले मेरे को बोल रहा है कि मैं मोटे वाला शार्क हूँ. एंड देन तब तक भी नहीं अंदर से जागा. फिर क्या हुआ कि एक बहुत ही वीडियो वायरल हो गया, लाइक करोड्स ऑफ व्यूज ऑफ दिस गाय in a मंदिर, in a Christian मंदिर doing पूजा, right? And tagged, we caught Ashneer Grover doing puja in Vrindavan or some place. And I looked at that guy and he's like, उसकी तोन निकली हुई है, right? वो जो कीर्तन चल रहा था, ये याद है मेरे. तो वो एंड तब मेरे को लगा यार कि लाइक मेरी परसेप्शन इतनी खराब हो चुकी है कि एक इतनी मोटी तोन वाला बंदे को भी लोग बोल रहे हैं हाँ ये अश्नीर ग्रोवर है, ठीक है. सो देन इट मी हार्ड. मेरे को लगा अब साले ठान के इसको कम करते हैं वेट. सो इन दैट सेंस इट्स प्रोडक्टिव. दूसरा काम भी चल रहा है. इट्स जस्ट दैट आई एम नाउ स्मार्टर एंड नॉट टॉकिंग अबाउट काम क्या चल रहा है. वर्किंग इन स्टेल्थ भी नहीं है. मेरे को लगता है यार कि सी आप एक बारी पब्लिक फिगर बन जाओ ना तो लोगों की अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन हो जाती है, ठीक है. आप मतलब लोगों को लगता है कि यार ये तो किसी चीज़ को छुएगा तो सोना बन जाएगा, बट वो नहीं है, राइट? लाइक आपको कुछ भी करना है, आपको उसमें मेहनत मारनी है, आपको मार्केट समझनी है, मार्केट को एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, ठीक है. उसमें भी वही सेम चीज़ें लगेंगी जो पिछले बिजनेसेस जो बनाए उनमें जो लगी. तो सेम जर्नी से जाना है ना. मतलब मैं लोगों को सिंपल बोलता हूँ यार कि जस्ट बिकॉज आपका एक बच्चा हो चुका है तो नेक्स्ट प्रेगनेंसी इज नॉट गोइंग टू बी लेस पेनफुल, राइट? यू हैव टू गो थ्रू द सेम प्रोसेस अगेन, राइट? सो बिल्डिंग अ बिजनेस इज लाइक दैट, राइट? तो मैं ये कर रहा हूँ कि बस मैं शांत रह रहा हूँ अब कि बिकॉज मैं किसी को पता लग जाएगा ना यार अश्नीर ये कर रहा है, इस स्पेस में कर रहा है, फालतू में 10 एनालिसिस हो जाएंगे, 5 लोगों की कॉल आ जाएंगे जानने के लिए, उसका मतलब नहीं है क्योंकि इट्स नॉट एडिंग टू माई प्रोडक्टिविटी, राइट? और सक्सेस को भी नहीं ऐड कर रहा उस प्रोडक्ट के. आप सीजन 2 देखने वाले हो? नहीं. क्यों नहीं? यार मेरे को लगता है कि एक ना सेपरेशन क्लीन होना चाहिए, ठीक है. तो जब मैं शार्क टैंक में नहीं भी था सीजन 2 में, ठीक है, मैंने एक्चुअली जितने भी बाकी शार्क्स थे उनको सोशल मीडिया से अनफॉलो कर दिया था कि यार अब वो तुम्हारी गेम है, तुम खेलो, ठीक है. मैं क्यों हर रोज़ देखूं कि क्या चल रहा है, शार्क टैंक के शूट में क्या हो रहा है, बिहाइंड द सीन क्या हो रहा है, राइट? बिकॉज अब मेरे लिए लाइफ में वो पार्टी नहीं है, ठीक है, और मेरे को कुछ और करना है लाइफ में, तो मैं क्यों पास्ट में रहूं? तो मैंने नहीं, तो मैं तो जब से मेरे को क्लियर हो गया था कि मैं शार्क टैंक सीजन 2 में नहीं हूँ, मैंने बाकी सबको अनफॉलो कर दिया था. एंड आई डोंट इवन ट्रैक, राइट? माई वाइफ समटाइम्स शी स्टिल फॉलोज, शी विल maybe Google what's happening on Shark Tank. I don't even Google. आप मेरा Google, मैं आपको पूरा अपना वेब हिस्ट्री दे दूंगा, मेरे को नहीं फ़र्क पड़ रहा. तो मेरे को एक क्लीन सेपरेशन है यार. How do you look back on it? It was great यार. मतलब जब जब तक था I had great fun, ठीक है. पूरे शो में बहुत मस्ती करी. Thankfully it got received well, ठीक है. वो पहले सीजन ही काफ़ी सक्सेसफुल हो गया. तो मेरे को ये लगता है कि in some sense I was part of creating a 10,000 crore franchise. And you were responsible for creating a business revolution in India. यार वो it is giving too much credit in that sense. मेरे को लगता है कि मैं नहीं करता तो कोई और कर देता. I feel at least लोगों को मोटिवेशन मिली है और लोगों का इंटरेस्ट जनरेट हुआ है. जब मैं कॉलेज में था सर,
अगर आप अपने फैमिली के पास जाकर कहते कि मुझे बिजनेस करना है, लोग आप पे हंसते. वो अब चेंज आ चुका है. फील द नेक्स्ट जनरेशन कैन एटलीस्ट पिच बिजनेसेस टू द फैमिली. इट्स अ वेरी न्यू थिंग. हाँ, बट फंडामेंटली वो चेंज पिछले 10-12 साल से आ रहा है. क्योंकि सचिन बिनी ने जब फ्लिपकार्ट शुरू करा तो इन दैट सेंस उन्होंने पूरा मुहिम चलाई. हाँ ठीक है, उसका पब्लिक फेस हम बन गए. If I can give you some data inputs here, हम डेटा को बहुत स्टडी करते हैं यूट्यूब के लिए. आई फील कि एंटरप्रेन्योरशिप की हाइप थी लास्ट ईयर. फिर बहुत लोगों ने एंटरप्रेन्योरशिप ट्राई किया और पता चला कि बहुत मुश्किल काम है एंड देन दे लेफ्ट. अभी थोड़ी हाइप चली गई है. देखेंगे if season 2 can generate the same hype. बट बताइए. नहीं यार, मेरे को सो फॉर मी आपने वो शो कर लिया. मैं ना बिजनेस को बिजनेस की तरह देखता हूँ. ठीक है, आई फील हैप्पी कि मैंने एक 500 करोड़ रुपए साल की फ्रेंचाइज बना के सोनी को दे दी. ठीक है, क्योंकि पहला सीजन इज द टफेस्ट सीजन टू क्रैक. अगर पहले में नहीं चला, अगली बार तो चैनल वाले आपको स्लॉट नहीं देने वाले, भूल जाओ. ठीक है, अब पहले में चल गया, अब आपका 500 करोड़ रुपए का एड रेवेन्यू हर साल आ रहा है. एंड दैट्स व्हाई आई जस्ट से कि मल्टीप्लाइड बाय 20 आपको 10,000 करोड़ का धंधा है आज की डेट में वैल्यूएशन के हिसाब से. ठीक है, तो वो बना के दे दिया. अब उसमें मेरा नुकसान हुआ फ़ायदा हुआ को कोई मतलब नहीं है. ठीक है, मैं इस तरीके से देखता हूँ कि मैं कोई काम पकड़ रहा हूँ तो वो तोड़ू फोड़ू हुआ या नहीं हुआ. मेरे को सेटिस्फैक्शन ये, हाँ काम पकड़ा तोड़ू फोड़ू हुआ, वेरी गुड. ठीक है, एंड अब ठीक है, वो चलाने वाला काम है. सी देयर टू काइंड ऑफ पीपल. एक है बिल्डर, वो खाली ज़मीन देखेगा, उस पर बिल्डिंग बांधेगा. एक है रेंट सीकर, वो क्या बोलेगा कोई बिल्डिंग आप बना दो, मैं खरीद रहा हूँ, मैं कुर्सी डाल के बैठो, हर महीने किराया आएगा. मैं ना वो किराए वाला बंदा ही नहीं हूँ. मेरे को एक्चुअल किक मिलती है बाय बिल्डिंग. राइट, एक बार कोई चीज़ बन गई, उसको चलाना है. राइट, इट्स अ ग्रेट थिंग एंड इट्स नॉट फॉर एवरीवन. चलाना भी मुश्किल काम है. राइट, संभालना भी मुश्किल काम है, बट वो मेरा काम नहीं है. माई कोर एक्सपर्टीज इज टू बिल्ड समथिंग फ्रॉम स्क्रैच. अब अशनीर सर, आपसे मैं एक रोमांटिक चीज़ कहना चाहूँगा. आपकी आंखों में बहुत ज़्यादा शांति दिखाई देती है मुझे, और बहुत खुशी दिखाई देती है. आई एम नॉट हिटिंग ऑन यू, बट ये शांति और खुशी का राज क्या है? डिस्पाइट देयर बीइंग सम टॉर्नेडोज, कुछ टॉर्नेडोज चल रहे हैं आपकी लाइफ में, फिर भी आप इतने चिल हो. मतलब एक फंडामेंटली एक चीज़ है कि आपको अपनी सच्चाई पता होनी चाहिए. ठीक है, तो मेरे को अपनी सच्चाई तो पता ही है. दूसरा, मेरी लाइफ तो सॉर्टेड है ना यार. देख, मेरे आई हैव अ वाइफ जिसके साथ मेरी लव मैरिज हो रखी है. ठीक है, 17 साल हो गए, 16-17 साल हो गए. अब कैसे मिले थे? सो बहुत इंटरेस्टिंग है. तो मेरी वाइफ और मैं लाइक पोल्स अपार्ट है. मतलब एक बोथ ऑफ अस आर जेमिनाइज, बट सेम. सॉरी, आई डोंट नो व्हाई आई एम सेइंग, पर बोलो. तो तू भी जेमिनाई है क्या? हाँ, अच्छा, जेमिनाई है क्या? इसलिए कनेक्ट फील हो रहा है आपके साथ. वो तो जेमिनाई का मेरे को लगता है एक जेन्युइन बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्ट होता है हमेशा. जैसे यहाँ 2 लोग बात नहीं कर रहे, 4 लोग बात कर रहे हैं. 4 लोग बात कर रहे हैं, एग्जैक्टली. बताइए. तो वही 4C2 4P2 जो भी होता है, कॉम्बिनेशन बन जाते हैं. बहुत इंजीनियरिंग से जोक मारी, बट श्योर, गो ऑन. तो मेरी वाइफ बनिया है. ठीक है, वो बिजनेस फैमिली से आती है. वो एक स्मॉल टाउन पानीपत से आती है. मैं दिल्ली का हूँ, पंजाबी हूँ, और मैं एक सर्विस क्लास फैमिली से आता हूँ. और हम इंसिडेंटली मिले करियर लॉन्चर में. तो करियर लॉन्चर में मैं MBA की तैयारी कर रहा था. दिस इज़ 4th ईयर ऑफ इंजीनियरिंग. और उसका वो निफ्ट से थी, एंड वो पता नहीं उसको क्यों शौक चढ़ता है MBA करने का. तो शी यूज टू कम इन द सेम बैच. अब मज़े की बात यह है कि मैं गलत बैच में जा रहा था. मतलब होता ना कि डेस्टिनी है कि मैं गलत बैच में जा रहा हूँ और वो उस बैच में आ रही है. ठीक, और मेरा बैच एक्चुअल बैच 15 मिनट पहले स्टार्ट होता था. मैं 15 मिनट लेट पहुँचता था. मेरे को कन्फ्यूजन था कुछ. एंड शी केम इन. तो फर्स्ट डे आई सॉ हर, शी वॉज वेयरिंग मल्टी colored striped socks. She was carrying a diary of the same multi-striped, and she was wearing a hairband which was also multi-striped, right? And मेरे को लगा ये सही बंदी है, मतलब एकदम बिल्कुल फैशन कोऑर्डिनेटेड. ठीक है, एंड फिर मैं धीरे धीरे करके पीछे पड़ गया उसके. तो बहुत ही फनी इंसिडेंट्स हुए उसके बाद. सो यू नो, विद माधुरी हुआ क्या कि, एंड शी इज़ वेरी बैड एट रिमेंबरिंग नेम्स. ठीक है, वो आयशा पिक्चर देखी है ना तूने? उसमें आयशा वो एक बंदी को 10-11 नाम बोलती है. ठीक है, इसका भी वही है.
तो मैं इसके पीछे पड़ गया, मैं इसके साथ बैठता था क्लास में, इसके ज़बरदस्ती इसके मैथ्स के नोट्स ठीक करता था, ये सब करता था। और मैं इसको बोलने लगा चल यार लंच पे चलते हैं। तो एंड शी वाज आल्सो वेरी शाय, वेरी कि यार ये कौन बंदा है, मतलब क्यों मेरे पीछे पड़ा हुआ है। तो हमारी एक कॉमन फ्रेंड थी, वो इसके साथ निफ्ट में थी और मेरे साथ स्कूल में थी। तो शी गोज टू हर एंड सेज कि यार ये कोई अशनूर करके लड़का है क्या तेरे जिसको तू जानती है, क्योंकि मेरे पीछे पड़ा हुआ है एंड वो मतलब पीछे ही नहीं छोड़ रहा है। तो जो ड्रिंक नहीं करता और जिसकी सुंदर आंखें हैं। हाँ Okay. तो देन व्हाट हैपेंड वाज कि वो बोल रही है, अब रिव्यू सुन, कस्टमर रिव्यू पहला रिव्यू कितना खराब है। वो कह रही है यार वो अशनूर नहीं है, वो अशनीर है, वो एम ही है, तो उससे दूर रही हो, ठीक है। तो दिस इज द फर्स्ट फीडबैक गिवन बाय अ कॉमन पर्सन, ठीक है। बट ठीक है, मैं भी जिद्दी था, मैं पीछे पड़ा रहा इसके। फिर देन आई आस्क्ड हर आउट फॉर लंच, और पहली बार लंच के आने के बाद ही मैंने अपने फ्रेंड को बोल दिया कि तू मेरे से लिखवा ले, शादी इससे ही हो रही है, ठीक है। कुछ नहीं पता, मतलब अभी तक ये भी नहीं पूछा होगा कि तेरा कोई बॉयफ्रेंड तो नहीं है, कोई और चक्कर तो नहीं है। और आके अपने फ्रेंड को बोल दिया कि शादी तो इसी से हो रही है। एंड मेरा फ्रेंड भी घबरा गया कि भाई पागल हो गया क्या, तो बोल रहा है भाई सोच ले थोड़ा, अभी तो बहुत जल्दी नहीं हो रहा। आई सेड नहीं, मेरे को नहीं पता, बट मेरे को लग रहा है ऐसा। एंड देन इवेंचुअली हुई तो वहीं पे शादी। ओके। और ये जो टॉर्नेडोज हुए हैं आपके लाइफ में, शी इज बीन एन एंकर। Yeah, she's been an anchor. She's been there throughout. I think जब मैं काम कर रहा था तो somewhere I started discounting her in that sense कि आपको लगता है ना कि नहीं यार मेरी टीम में और capable लोग हैं, ठीक है। But when all of these tornadoes happened, I started realizing कि सिर्फ it's not about capability only, right? Yeah, about team in the first place. It's about intention also ना, right? कि आपको एक बंदा तो चाहिए ना जो आपको एकदम honest feedback दे, राइट। एंड मेरे को लगता है कि विद अ लाइफ पार्टनर सी व्हाट हैपेंस इवेंचुअली इज कि यूर इन द सेम बोट, ठीक है। अगर आप सक्सेसफुल होगे तो आप एक दूसरे की सक्सेस दोनों एंजॉय करोगे। अगर आप एक बंदा फेल होएगा तो दूसरा बंदा के सक्सेसफुल होने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, कि बिकॉज वो आप उसमें उलझे रह जाओगे, राइट। तो कहीं पे मेरी गलती ये थी कि मैंने अपने काम के टाइम उसको इतनी तवज्जो नहीं दी, राइट, या इतनी अहमियत नहीं दी उसकी बात पे। But when all of these things started happening, then I started realizing कि she was, true all through. वो जो बोल रही थी सही था, and फिर मैं उसको ज़्यादा तवज्जो देने लग गया उसकी बात को भी। So yeah, we handle everything together यार। बिजनेस में लाइफ पार्टनर का बहुत बड़ा रोल रहता है सर। आपने गुरु फिल्म देखी है? हाँ, of course। सेम लॉजिक, ये मैंने अक्रॉस नोटिस किया। या आपको अगर एक चीज़ में एक्सट्रीम जाना है तो आप दूसरी चीज़ को निगलेक्ट नहीं कर सकते ना। लेट्स से अगर आपको बिजनेस में एकदम एक्सट्रीम जाना है, बोल्ड, राइट, देन समवन हैज़ टू बी देयर हु इज टेकिंग केयर ऑफ द फैमिली कि सब कुछ सही चल रहा है, राइट। तो एंड कॉम्प्लीमेंटैरिटी चाहिए, राइट। आई थिंक वो कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स हैं अगर आप में। जैसे आई एम नॉट अ गुड पीपल पर्सन, मतलब आई कांट रीड पीपल। मैं अभी भी रीड मतलब कई बार आई टेक पीपल ऑन फेस वैल्यू। मेरे को लगता है कि यार इसका मैं इंटेंशन तक पहुंच ही नहीं पाता हूँ। ओके। माधुरी इज वेरी स्ट्रॉन्ग इन फिगरिंग आउट कि यार बंदे की इंटेंशन क्या है, ठीक है, ये क्यों बोल रहा है, ऐसा क्यों बोला, राइट। सो आई थिंक दिस गुड कॉम्प्लीमेंटैरिटी एंड वो चाहिए। EQ and IQ। हाँ, not to say that। नहीं से भी कर सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा EQ लो ही है, मेरे को इट्स नॉट लॉस्ट ऑन मी। ऑफ कोर्स उसका EQ इज मच हायर। ओके। आपकी एम्बिशन सेटिस्फाई हुई है? नहीं, बिल्कुल नहीं। करियर एम्बिशंस? नहीं यार, सी आई थिंक एम्बिशन एक कोई वो चीज़ ही नहीं है जो सेटिस्फाई हो सकती है, वो एक ट्रेट है, राइट। आपको और क्या करना है? बहुत कुछ करना है, मतलब मेरे को फंडामेंटली मेरे को एक दिन मिनिस्टर बनना है यार कंट्री में। रियली? ओके। आपने खुल के बात कही है कभी? हाँ, मैं कही है, बट लाइक इतनी खुल के भी नहीं कही कि मेरे पास, क्योंकि अभी मेरे पास कोई क्रिस्टलाइज प्लान नहीं है। ओके। बट बैक ऑफ द माइंड कहीं पे है कि आप आपने पढ़ाई कर ली, राइट, आपकी फैमिली सॉर्टेड है, आपने पैसे कमा लिए टू मेक श्योर कि आप कंफर्टेबल हो, आपको फेम मिल गया, आपने बिजनेस में प्रूव कर लिया, राइट।
कभी ना कभी तो आपको कुछ और करना पड़ेगा ना, एंड इससे बड़ा ही करना पड़ेगा. सो मेरे को लगता है इवेंचुअल चीज़ जो है वो ये है कि आप, आई वोंट से गो इनटू पॉलिटिक्स, बट लाइक गो इनटू नेशन बिल्डिंग, और जहाँ पे इम्पैक्ट थोड़ा ज़्यादा हो, क्योंकि आप धीरे धीरे करके आप अपना इम्पैक्ट का सर्कल बढ़ा रहे हो इवेंचुअली, और कुछ नहीं है. जब आप बिजनेस कर रहे हो, आपके 350-500 एम्प्लॉयज़ हैं, आप उनकी लाइफ इम्पैक्ट कर रहे हो. जब आप पब्लिक फिगर बन रहे हो, आपके जितने व्यूअर्स हैं आप उनकी लाइफ इम्पैक्ट कर रहे हो, राइट. बट पूरे कंट्री को अगर आप इम्पैक्ट करने का कैलिबर रखते हो, तो वो तो आपको पॉलिटिक्स में जाके ही होगा इवेंचुअली. वाओ, ओके. अब डरते नहीं हो उस दुनिया से? नहीं, बहुत थोड़ी मर्की दुनिया है यार. मतलब मैंने वैसे इतनी मर्कीनेस देख ली है, तो लाइक आई थिंक मेरे को तो समटाइम्स इफ आई लुक बैक, मेरे को लगता है लाइफ इज प्रिपेयरिंग मी फॉर दैट लाइफ ऑलरेडी. मे बी बोल रहा है ना कि ये टाइम प्रोडक्टिव है या नहीं है, मे बी वो प्रोडक्टिविटी वहाँ पे जाके दिखेगी. वाओ. तो यार डरना किस बात की, इवेंचुअली आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज द वर्स्ट कैन हैपन. मतलब अभी आपकी मेंटल प्रिपरेशन चल रही है आपके पॉलिटिकल करियर के लिए शायद? मेरे को नहीं पता, अगर वो हो गया तो मैं बोल दूंगा हाँ ये पीरियड में कुछ चीज़ें हुई थी जो मेरे को वहाँ के लिए प्रिपेयर कर रही थी, मे बी. ओके. इट विल हैपन इन द नेक्स्ट 5 to 7 years फॉर श्योर. वाओ, ओके, दैट्स सून. मैं सोच रहा था 10-15 यार. मैं एक बात बता, ऋषि सुनक को तुम 42 साल की उम्र पे मतलब प्रधानमंत्री बना के ताली बजा रहे हो. मैं 40 साल का हो गया, तो मैं 45 की भी उम्मीद रख लूँ तो लोग बोलते हैं अरे दैट सून. क्या मतलब, ये तो दोगलापन है यार. ओके सर. मैं बहुत रॉ सवाल पूछूंगा अब. आई वांट टू हियर फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव अबाउट द होल भारत बेसिक थिंग, इफ यू आर कंफर्टेबल, स्पेशली टीनेजर्स के लिए, जिन लोगों को ज़्यादा पता नहीं है, जो लोग ट्विटर नहीं यूज़ करते, जो लोग आर्टिकल्स नहीं पढ़ते, जो लोग सिर्फ पॉडकास्ट सुनते, जिन्हें पता भी नहीं भारत पे के बारे में, या फ्रॉम लाइक द बेसिक्स टिल दिस एंड पॉइंट. गो फॉर इट सर. ये बहुत सिंपल सी चीज़ है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. 2018 इज़ व्हेन आई स्टार्टेड भारत पे, ठीक है. एंड फिर उसको 4 साल के अंदर इट बिकेम अ $3 billion कंपनी, ठीक है. तो आप स्टार्ट करने से पहले आपकी थॉट क्या थी? ये स्टार्ट करने से पहले मैं एक्चुअली पीसी ज्वेलर में पीसी ज्वेलर की दुकानों पे QR मंगवा रहा था कि पेटीएम के QR दे दो, फ़ोनपे के QR दे दो. एंड देन आई रियलाइज कि यार एक दुकान पे कितने QR लगेंगे. इवेंचुअली देयर हैज टू बी वन यूनिफाइड QR. सो दैट वाज द सिंपल थॉट. एंड द सेकंड थॉट वाज कि दुकानदार से आप 2% क्यों चार्ज कर रहे हो, ठीक है. वो कोई मतलब आपके बैंक से उसके बैंक में पैसे जा रहे हैं, और आपके बैंक से किसी एक इंडिविजुअल के बैंक में भी पैसे जा सकते हैं. सेम टेक्नोलॉजी है, सेम आर्किटेक्चर है. तो जस्ट बिकॉज एक रिसीविंग बंदा दुकानदार है, वो क्यों पैसे दे? एंड वो देगा भी नहीं ना, बिकॉज अगर इंडिविजुअल के जा सकते हैं, वो बोलेगा हाँ मेरे को एज एन इंडिविजुअल पैसे दे दे यार. सो दैट्स हाउ आई क्रिएटेड भारत पे, सेइंग कि एक QR लगाएंगे और उस पर कोई चार्जेस नहीं कटेंगे. एंड माई विजन वॉज कि एक बारी जब दुकानदार पैसे लेने लगेगा, हम उसको लोन देंगे, क्योंकि हमको पता लग जाएगा ये कितना बिजनेस करता है. सो इस सिंपल थॉट से मैंने बनाना शुरू किया था, एंड दैट्स व्हाट आई एग्जीक्यूटेड ऑन. राइट, माई एग्जीक्यूशन वॉज रिलेंटलेस, राइट. बिकॉज मतलब मैं अभी पीछे देखता हूँ ना, मेरे को देयर हैव बीन मंथ्स वेयर आई हैव ग्रोन 40x मंथ ऑन मंथ. मतलब पिछले महीने पूरा जितना बिजनेस करा, अगले महीने की 1 तारीख को शाम को 8 बजे से पहले उतना बिजनेस कर लिया एक दिन में. इतनी भी ग्रोथ हमने देखी है. तो इट वॉज ग्रेट फन बिल्डिंग इट. आपका पर्सपेक्टिव तब क्या था इन टर्म्स ऑफ सिलेक्टिंग को फाउंडर्स, ग्रोइंग द ऑर्गेनाइजेशन बिफोर इट एक्चुअली बिगैन द जर्नी? नहीं यार, मेरा जो को फाउंडर था वो IIT से था, ठीक है. एंड उसने टेक पार्ट फिगर आउट कर लिया था कि QR बनता कैसे है, UPI का आर्किटेक्चर कैसे है. आपकी स्ट्रेंथ क्या है बिजनेस में सर? या मेरी स्ट्रेंथ है स्केल, ओके, एंड ग्रोथ, ओके, ठीक है. तो अब मेरे को समझ आ गया कि इसको QR बनाना आ गया है, बट इसको ये वो क्या सोच रहा था कि पेटीएम 2% ले रहा है, मैं 1% ले लूँगा तो मेरा QR चल जाएगा, विच वुड हैव बीन व्हाट एनीवन एल्स वुड हैव आल्सो डन. आई सेड दैट्स नॉट द बिग गेम. पेटीएम 2% ले रहा है, हम 0% लेंगे, राइट. बिकॉज अगर आप कोई चीज़ फ्री में बांट रहे हो, आपको सेल नहीं करनी है. फिर आपको दुकानदार को बोलना है देख ये QR है, जो काम ये करता है मेरा QR भी करेगा, बट मैं तेरे को फ्री में दे रहा हूँ. लेना है ले, मत ले नहीं लेना. तो आई एक्चुअली कट डाउन ऑल द बुलशिट विच हैपन्स इन द बिजनेस बाय सेइंग फंडामेंटली मेरे को 0% चार्ज करना है, बिकॉज इवेंचुअली हर कोई 0% चार्ज करेगा. सो जो इवेंचुअल स्टेट है वो अभी करके मूव फॉरवर्ड.
So, you know, within 6 months, I had put 50 lakh QRs. एंड उसके पहले पेटीएम 10 साल लग गया तो उसको 1.25 करोड़ QR लगाने में. एंड आई जस्ट क्रैक्ड द मार्केट एंड यू नो मेड स्पेस फॉर माई सेल्फ. आई वॉज एक्चुअली. एक पैरेलल सवाल है बिफोर आई लेट यू मूव फॉरवर्ड. अगर एक 4 साल का बच्चा ये पॉडकास्ट देख रहा है, आप उस 4 साल के बच्चे को भारत पे के बारे में समझाओगे कैसे? क्या करता है भारत पे? कुछ नहीं करता यार. आप जब टॉफ़ी लेने जाओगे दुकान में तो उसके जो पैसे मांग रहे हैं अंकल, वो आप अपने कोई भी ऐप से पे कर दो. तो जो अंकल के यहाँ पे QR लगा है, दुकानदार अंकल के यहाँ पे, वो हमारा लगा हुआ है. ओके कूल. नाउ कंटिन्यू. या तो या एंड इट बिकेम, सी इन हाइंडसाइट इट इज़, भारत पे इज़ द बिगेस्ट सक्सेस स्टोरी बिकॉज इट वॉज फास्ट. किसी ने मैंने 3.5 साल में जो लगाए बिजनेस बनाने में, 3.5 साल में 0 से 3 बिलियन की वैल्यूएशन कोई नहीं किया. एंड ऐसा नहीं कि मैं पैसे खर्च रहा था कि या मेरे पास इन्वेस्टर्स थे तो मैं पैसे खर्च के बना रहा था. मैंने जो 3 बिलियन का बिजनेस बनाया उसमें एक्चुअल जो पैसा लगा था वो $200 मिलियन ही लगा था. आई रेज 625. जब मैं भारत पे से बाहर निकला हूँ, मैं 425 मिलियन छोड़ के आया हूँ कंपनी में. ठीक है. तो एंड भारत पे एक लौता फिनटेक है जिसको बैंक लाइसेंस दिया RBI ने. ठीक है. किसी और फिनटेक को आज तक बैंक का लाइसेंस नहीं मिला. पेटीएम बैंक के पास था बट दैट वाज अ पेमेंट्स बैंक लाइसेंस. एक्चुअल बैंक लाइसेंस किसी और को नहीं मिला. ये कैसे किया यार? उसमें भी इंटरेस्टिंग चीज़ क्या थी कि वो भी एक बहुत ही आउट ऑफ वर्ल्ड एक्सपीरियंस हुआ मेरे लिए. देयर वाज एक बैंक था PMC करके, पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक. वो डूब रहा था. वो RBI के पास पड़ा हुआ था. अब उसमें प्रॉब्लम क्या थी? 10,000 करोड़ के डिपॉजिट थे, 7,000 करोड़ कोई खा गया था, तो 3,000 करोड़ रुपए कैश पड़े थे. तो 7,000 करोड़ का गैप आ गया. एंड RBI सब किसी को बोल रहा था कोई खरीद लो इसको. तो अब मैं 40 साल का भी नहीं हूँ, उस टाइम मैं 39-38 का होऊंगा. एंड मेरे को एक फितूर था कि यार मैं जो बनाया है ना, जो भारत पे का सिस्टम, इसमें बैंक लाइसेंस बहुत ज़रूरी है. तो मैंने पार्टनर करा, एक सेंट्रम ग्रुप है, उनके साथ पार्टनर करा एंड हमने उस बैंक के लिए बिड कर दिया. एंड हम उस बिड को जीत गए. ठीक है. तो किसी को एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि एक 3.5 साल पुरानी कंपनी को RBI बैंक लाइसेंस दे देगा, बिकॉज यहाँ पे 75 साल पुरानी कंपनियों को RBI घास तक नहीं डालता. ठीक है. एंड सो फॉर मी वो सबसे एक सेटिस्फाइंग चीज़ थी कि यार 40 साल की उम्र से पहले आपने एक बैंक को बचाया है. एंड मेरे लिए और सेटिस्फाइंग भी ये था कि उस बैंक में 10 लाख डिपॉजिटर्स थे जिनका पैसा फंसा हुआ था 2 साल तक, और हमने उस बैंक को बचा के उन सबका पैसा वापस लौटा दिया. राइट. सो इट वाज लाइक ऑल्सो एक बियॉन्ड मनी, बियॉन्ड आपके और बिजनेस, जो अपना बिजनेस बना रहे हो उसके बियॉन्ड भी सेटिस्फाइंग चीज़ थी मेरे लिए. ओके कंटिन्यू सर स्टोरी. या सो नहीं, सो अब होता क्या है कि मैं जब बिजनेस बना रहा था, जब मैंने शुरू करा बिजनेस, पेटीएम $16 बिलियन की कंपनी थी. ठीक है. तो आई वॉज डेस्टिन्ड टू फेल. मतलब एक कोई लिखवा के आया है कि ये तो मरेगा. ठीक है. लोग बोल रहे हैं कि देखो प्रोबेबिलिटी के हिसाब से देखें कि यहाँ से शुरू होके ये सक्सेसफुल होके निकलेगा, इस 0.01% प्रोबेबिलिटी इवेंट. एंड वो बैंक लाइसेंस लेके एक सक्सेसफुल होके निकलेगा, इस 0.0001% इवेंट. बट मैं उतनी कम प्रोबेबिलिटी पे भी खेल गया. ठीक है. तो मैंने बिजनेस बनाया अगेंस्ट बिग कॉम्पिटिटर्स, पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे. मैंने प्रोडक्ट्स निकालता रहा हर 6 महीने में. मैंने टीम बनाई, पैसे रेज करे. ठीक है. सब कुछ करा. पर अब ये जब कर रहा था, अ लॉट ऑफ इट वॉज हैपनिंग बिकॉज मैं बहुत ज़िद्दी था. ठीक है. एंड आई वॉज इन बैटल मोड. बोलते हैं ना कि यार ये मिशन पे है बंदा, युद्ध लड़ रहा है कोई और, अपने इसको पता है इसको क्या चाहिए, वो युद्ध लड़ रहा है. एंड उस करके मैंने अचीव कर लिया. अब होता क्या है कि जब आप कितने लो प्रोबेबिलिटी इवेंट को अचीव कर लो ना, एंड आप किसी को उम्मीद ही नहीं थी, फिर लोगों को लगता है अरे अब तो हमारे हाथ में कुछ टैंजिबल आ गया है. अरे बैंक लाइसेंस है, 1 करोड़ दुकानों पे QR लगे हैं, अब मतलब नाउ वी गॉट समथिंग टू लूज. ठीक है. तो अब क्या है, आपके पास जब कुछ लूज करने को नहीं था तो आप तो बोलते थे टॉमी शू. ठीक है भाई, सबको काट ले. ठीक है. मतलब गदड़ मचा दे यहाँ पे. ठीक है. और
जब आपके पास कुछ लूज करने को आ गया तो आपने बोला टॉमी सिट हियर, डोंट बार्क, राइट, टॉमी को केज में डालो, ठीक है। तो मैं वो टॉमी था ही नहीं, मैं तो हमेशा से लेपर्ड था। तुम मेरे को टॉमी समझ रहे थे। तो मेरे स्टेक होल्डर्स रियलाइज, राइट, कि यार ये बंदे को ना हम टेम नहीं कर सकते, राइट, एंड उनके लिए लूज करने को अब बहुत कुछ हो गया टैंजिबल, राइट। एंड देन द होल थिंग प्लेड आउट इन टर्म्स ऑफ अ बोर्ड बैटल वेयर दे सेड कि नहीं, इसको बाहर निकालो, इज नॉट गुड फॉर द बिजनेस। एंड मैं लोगों को बोलते रहता हूँ, इट्स नॉट न्यू, ये ना एक इन्वेस्टर्स का प्लेबुक है। आप एक ऊबर करके कंपनी है, आपने सब देखा, उसने टैक्सी के लिए बनाया, राइट, वर्स्ट इंडस्ट्री टू ब्रेक एनीवेयर। मतलब टैक्सीज आर रन बाय माफिया इन एवरी सिटी, राइट। उसने टेक के थ्रू एंड अपनी एंटरप्राइज के थ्रू पूरी मार्केट तोड़ दी, सिर्फ यूएस में नहीं, पूरे वर्ल्ड में, राइट। एंड फाइनली इवेंचुअली हुआ क्या, वही सेम चीज़, टेकन ऑफ द बोर्ड, फालतू के ऑडिट, फालतू के इल्ज़ाम, उसके बाद कुछ नहीं, राइट, जस्ट द गाय वाज टोल्ड टू लीव। ये वीसी मनी का एक डाउन साइड होता है क्या सर? ये वीसी मनी का एक फैसेट है, मतलब डाउन साइड तो और भी बहुत सारे हैं वीसी मनी के। वीसी मनी समझाइए इस शब्द का वीसी मतलब मनी मतलब इन्वेस्टर के पैसे लगे हुए हैं आपके बिजनेस बनाने में, आपके खुद के पैसे नहीं लगे हुए। एक फैसेट है, मतलब जब आप वीसी मनी ले रहे हो, यू शुड नो दैट ये हो सकता है आपके साथ। हाँ, क्योंकि देखो, जब भी कोई पैसा दे रहा है उसको लगता है कि वो एक सुपीरियर इंसान है, बिकॉज सबका कॉमन डिनोमिनेटर पैसा है। तो जिसके पास पैसा होता है उसको लगता है कि वो आपसे फूड चेन में ऊपर है, ठीक है, वो आपका बॉस है, वो आपका बॉस है, ठीक है। बट जब आप कोई चीज़ बना रहे होते हो कि जो आपके लिए सिंपल बिजनेस ही नहीं है, राइट, एक वो मिशन है, फिर आप किसी को बॉस मान के नहीं चलते यार। आपके लिए एक पैसा देने वाला भी एक वेंडर है, टेक्नोलॉजी देने वाला मेरा इंजीनियर भी एक बंदा है, ठीक है, मेरी टीम भी एक है। तो वहाँ पे कहीं पे डिस्कनेक्ट आ जाता है, राइट। एंड ट्रैविस के केस में भी वही हुआ, राइट, कि ट्रैविस ऊबर के फाउंडर। हाँ, ट्रैविस ऊबर के फाउंडर थे। तो जब शुरू में बनाना था और सबसे लड़ाई लड़नी थी, तो ट्रैविस वॉज द बेस्ट गाय उनके लिए। और जब बन गई कंपनी, $40 बिलियन की कंपनी बन गई, तो अब कुछ लूज़ करने को हो गया। तो वही ट्रैविस टॉक्सिक हो गया, वही ट्रैविस क्या बोलते हैं, डेमोक्रेटिक नहीं है, ऑटोक्रेटिक है, किसी की सुनता नहीं है, इसको लेट्स पुट हिम इनटू हिज प्लेस टाइप हो गया, राइट। सेम थिंग हैपेंड विद वीवर्क। एडम न्यूमैन उसका फाउंडर था, राइट। अगेन रियल एस्टेट, वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट सेक्टर्स टू ब्रेक इनटू। उसने बनाई बड़ी कंपनी, राइट। सॉफ्ट बैंक तक ने पैसा लगाया, बट जब उनको लगने लग गया कि नहीं, अब ये बहुत बड़ा हो रहा है एंड ही इज़ नॉट लिसनिंग टू अस, लेट्स पुट इट इनटू हिज प्लेस। सो आई थिंक वो एक बैटल है बिटवीन इन्वेस्टर्स एंड फाउंडर्स, एंड मोस्टली वो बैटल इन्वेस्टर्स जीत जाते हैं, बट कुछ पावर की वजह से, पावर विद इन बिजनेस। हाँ, इट्स ऑल्सो अबाउट मेंटेनिंग योर सुपीरियोरिटी, राइट। मतलब आपको 10 जगह, 100 जगह, 1000 जगह और कंपनी में पैसे लगाने हैं, आप ये चाहते हो कि सब मेरी बात सुने, ठीक है। तो आप किसी को एग्जाम्पल बनाओगे, हाँ, वही आपको एग्जाम्पल बनाना है, राइट, कि यार इसको एग्जाम्पल बनाते हैं। एंड मतलब एक ओपनिंग बैट्समैन जो कैप्टन भी है, उसकी सेंचुरी के बाद उसे ड्रॉप कर दिया टीम से, इट्स इक्विवेलेंट ऑफ दैट। ओके, हाँ, कि यार तू सब कुछ सही है, तूने रन भी बहुत मारे, तू कैप्टन भी है, टीम भी तूने बनाई, बट अभी बोर्ड में चेंज हो गया तो हम अब आप कुछ और स्पोर्ट्स के लिए। ओके, गो ऑन सर। नहीं, गो ऑन व्हाट? फिर मतलब फिर क्या हुआ आपके पर्सपेक्टिव से? मैं आपको इसलिए इतने सवाल पूछा हूँ क्योंकि आपका पर्सपेक्टिव पूरा यूट्यूब पर नहीं है। नहीं, एग्जैक्टली, बट मेरा जो पर्सपेक्टिव है ना, वो मेरी बुक में है। ओके, तो मैंने क्या किया, मेरा एक सिंपल फंडा है, मेरे को ना रोना नहीं है, क्योंकि दुनिया में किसी को रोना, किसी को सुनना ही नहीं है, कोई वैल्यू नहीं होती किसी को रोने की। तो मेरे को ये था कि व्हेन आई केम आउट ऑफ, सो मैंने 1 मार्च को आई रिजाइंड फ्रॉम, आई एम स्टिल द लार्जेस्ट शेयर होल्डर इन भारत पे, बट मैंने रिज़ाइन कर दिया। मैंने बोला अब मैं कुछ और बनाऊंगा, ठीक है। एंड मेरे को ये था कि जो ये मेरे साथ हुआ है, इसको पुट आउट करना पड़ेगा, तभी पूरे स्टार्टअप इंडस्ट्री में मैच्योरिटी भी आएगी। सी, एक इंडस्ट्री 12 साल से चल रही है, मेरे साथ नहीं हुआ, बहुत सारे लोगों के साथ ऑलरेडी ये चीज़ें हो चुकी हैं कि एक इन्वेस्टर और ऑपरेटर का टिफ हो जाता है, राइट। बट उसको किसी ने डॉक्यूमेंट नहीं करा,
कि भाई दूसरा इन्वेस्टर भी समझ ले कि तमीज़ से चले और दूसरा फाउंडर भी समझ ले कि बच के चले। तो मैं जब 1 मार्च को रिज़ाइन करा, उसके बाद मेरे को US जाना है थोड़े दिन के लिए। मैंने 5 हफ्ते के अंदर पूरी अपनी ये स्टोरी बुक में लिख दी, राइट फ्रॉम माई अर्ली डेज टिल द होल बोर्ड बैटल। तो दोगलापन जो बुक है, उसके लास्ट 2-3 चैप्टर्स कैप्चर ऑल दिस, कि बनाया कैसे भारत पे, कहाँ पे चीज़ें टर्न होने लग गई और फाइनली प्ले आउट कैसे करा, वो एवरीथिंग इज इन द बुक। अब 1-2 मिस्टेक्स हाईलाइट कर सकते हो? यार मेरा 1-2 मिस्टेक ये है कि एक तो हायरिंग मिस्टेक मैंने बहुत की है। एज आई टोल्ड यू कि मैं ना बंदे की फेस वैल्यू पे जाता हूँ, उसके कैपेबिलिटी पे चले जाता हूँ, मेरे से इंटेंट मिस हो जाती है लोगों की। ठीक है, मतलब जो ब्रांडिंग वो खुद को देते हैं, आपने वो देखकर उन्हें हायर किया था? हाँ, मतलब मेरे को ये लगा ठीक है ये बंदा काम कर लेता है, गुड सेल्स पर्सन। हाँ, गुड सेल्स पर्सन है, या सेल्स भी नहीं, मतलब काम भी कर लेगा, ऐसा नहीं है। गुड लिटरल सेल्स पर्सन नहीं। हाँ, लिटरल सेल्स, मतलब ऐसा नहीं कि काम नहीं आता और मेरे को बेच रहा है, वो मैं बहुत जल्दी पकड़ लेता हूँ। काम आता है, बट इज ही गोइंग टू बी देयर फॉर द लॉन्ग रन, या ये मतलब पासा पलट जाएगा, दूसरी साइड चला जाएगा, ओके, उस टाइप लॉयल्टी वाली थी शायद। एंड मेरे बुक में लिखा भी है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब आप सक्सेसफुल हो रहे हो ना आप, ठीक है, तो अपॉर्चुनिटी सबको लॉयल रखती है। यार 3 बिलियन की कंपनी बनने वाली है, अभी 400 मिलियन की वैल्यूएशन है, सब लॉयल हैं। ठीक है, कोई हर एम्प्लॉय मेरे को आके बोल रहा है कि सर आपने मेरी लाइफ बना दी, मैं तो ज़िंदगी भर आपके साथ ही काम करूँगा, किसी और के साथ काम ही नहीं करना मैंने लाइफ में अब। ठीक है, बिकॉज अपॉर्चुनिटी है, उसको दिख रहा है 400 से 4 बिलियन पे जाएगी, 10x ग्रोथ है, मेरे को शेयर्स मिलेंगे, 10x ग्रोथ हो जाएगी, तो सब लगे पड़े हैं। ठीक है, व्हेन थिंग्स स्टार्ट गोइंग अगेंस्ट यू, राइट, तब जो खड़ा है लॉयल तो वो है ना। तो इन गुड टाइम्स अपॉर्चुनिटी डज द वर्क, लॉयल्टी तो सिर्फ टेस्ट हो ही सकती है बैड टाइम्स में। गुड टाइम में लॉयल्टी का कोई मतलब ही नहीं है, वो चापलूसी है। तो आपने लॉयल्टी स्पॉट नहीं करी? हाँ, लॉयल्टी स्पॉट नहीं करी। इनफैक्ट या मैंने डिसलॉयल्टी या जो इनहेरेंट कोई किसी का मैल इंटेंट है कि गलत इंटेंशन से आ रहा है या कल को मेरे को ही काटेगा, वो मैंने नहीं करा। दूसरा मेरे से जो गलती हुई ना, वो ये हुई कि मेरे पास बोर्ड सीट थी वेयर आई कुड हैव पुट एनीवन। ठीक है, बट मैंने ना कहीं पे इन्वेस्टर को भगवान बना लिया था अपना, कि जो इन्वेस्टर बोलेगा मैं उसके हिसाब से चल लूँगा, मेरे को इन्वेस्टर को खुश रखना है, राइट। वो मेरे हिसाब से बहुत बड़ी गलती थी, जो कि मेरे अब मैं क्लियरली बोलता हूँ। बट उस टाइम पे जैसे मेरे पास एक बोर्ड सीट खाली पड़ी थी जहाँ पे मैं अपनी वाइफ को भी कर सकता था, बट मेरे को ये लगने लग गया कि अगर मैं अपनी वाइफ को बोर्ड पे लाऊंगा तो इन्वेस्टर क्या सोचेंगे, विच वॉज द बिगेस्ट मिस्टेक, राइट। कि भाई मेरी बोर्ड सीट है, मैं अपने वाइफ को लाऊं या मैं अपने ड्राइवर को लाऊं या मैं अपने खानसामा को लाऊं, इट्स मेरी डिस्क्रिप्शन है, राइट। बट कहीं ना मैंने भी इन्वेस्टर को भगवान बना लिया था कि यार नहीं, है तो मेरी चीज़, बट मैं अपनी चीज़ को भी लेने से पहले इन्वेस्टर को खुश रखूँगा। ठीक है, एंड मैंने वो बोर्ड सीट खाली रखी, एंड वो जब मेरा बोर्ड बैटल हुआ उसमें उन्होंने वो मेरे अगेंस्ट यूज़ करी। तो मेरे को लगता है ये 2 चीज़ें थी। ये एक्चुअली एक बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योरियल लेसन है कि बिजनेस में पैसों का फैक्टर भी होता है बट पावर का फैक्टर भी होता है। हाँ, एंड सी जब कोई चीज़ में मेन चीज़ क्या है कि जब कोई चीज़ छोटी है किसी को फ़र्क नहीं पड़ता, कोई छोटी चीज़ पे लड़ना ही नहीं चाहता। ठीक है, आपको खुला हाथ मिलता है, आप जो करना है करो, नहीं। जैसे ही कोई चीज़ बड़ी होती है ना, लोगों के असली रंग निकल जाते हैं। मनी रिवील्स कैरेक्टर, मनी रिवील्स कैरेक्टर, राइट। छोटी चीज़ में सब भाई हैं, क्योंकि किस चीज़ पे लड़े यार, अभी तो शुरू करा है, पता नहीं बड़ा होगा नहीं होगा, आपस में क्यों हम लड़ रहे हैं, राइट। पर जैसे ही आपका पैसा इतना बड़ा हो जाता है ना, तो बंदे के दिमाग में आने लगता है अरे मैंने बनाया, राइट। और हर कोई वैल्यू प्रोटेक्शन मोड में चला जाता है, वैल्यू क्रिएशन में नहीं होता। तो आप जितने भी देखोगे सक्सेस स्टोरीज हैं, उसमें क्या होता है कि इफ़ यू कम फ्रॉम नथिंग तो आप लंबे चौके छक्के मारते हो, राइट। आप 99 पे खेल रहे हो, आप टुक टुक करके खेलते हो। सेम इन लाइफ है, मतलब आप करियर स्टार्ट कर रहे हो, आप सूर्य कुमार यादव हो, आपको क्या फ़र्क पड़ रहा है, मैं इधर भी मारूंगा, मैं उधर भी मारूंगा, राइट। नाउ सूर्य कुमार यादव की
49 हाफ सेंचुरीज हो गई T20 में, वो 50th में वो लगा देगा 10 मैच। जैसे सचिन के वो 90 रन वाले, हाँ 90 रन वाले पे जाके। तो मेरे को लगता है दो लोग ना, मनी कैरेक्टर रिवील कर देता है और लोग भी ना डी रिस्क हो जाते हैं, और वो फाउंडर का जो एक विजन है ना, वो लोग समझते नहीं है। वो कहने को बोल देते हैं कि हमको पता है तू क्या बना रहा है एंड हम तेरे साथ चल रहे हैं, बट लोग छोटी गेम खेल जाते हैं कई बार। ओके, डू यू बिलीव इन गॉड? नहीं यार, मैं मतलब वैसे नास्तिक इंसान हूँ Really? हाँ, मतलब मैं ये बांधा हुआ है क्योंकि मैं मंदिर गया था अभी रिसेंटली, बट मैं इतना वो नहीं हूँ। मतलब मेरे जो ग्रैंड पेरेंट्स भी थे वो आर्य समाजी थे, तो मतलब वो सेम। हाँ ओके, तो हवन वगैरह ज़्यादा करते हैं, आइडल वर्शिप या मंदिर जाना कम होता था। मेरी वाइफ बहुत ही स्पिरिचुअल है, तो इनफैक्ट घर में मंदिर अब है। हमारे घर में तो कभी मंदिर भी नहीं हुआ था आज तक तो घर में अब मंदिर है बिकॉज उसने बनवाया। बट मैं वैसे इतना वो नहीं हूँ। मेरे को मतलब ना फियर ऑफ गॉड है, ना अनड्यू लव ऑफ गॉड है, दोनों में से कुछ भी नहीं है। तो लाइफ के सबसे लो मोमेंट्स में आपके दिमाग में क्या चलता है? नहीं यार, कुछ नहीं चलता। मेरे को लगता है कि चलो वापस काम करें यार। आई थिंक समवेयर वर्क मतलब क्या करो लाइफ के लो मोमेंट्स में भी। आप क्या सोचोगे? आप दो तरीके हैं, या तो आप रोते रहो बैठ के कि यार ये हो गया मेरे साथ, वो हो गया। कोई, मैं बोल रहा हूँ ना, कोई आपका रोना सुनने नहीं आने वाला। IIT ये IIT की देन है। यार होता क्या है कि मेरे को जेन्युइनली लगता है कि आई एम मेड फॉर बिग थिंग्स। एक बिलीफ है, ठीक है। वो अगर मैं कुछ नहीं तोड़ता तो वो अनरियलाइज्ड अनड्यू बिलीफ हो जाता, ठीक है। अब आपने कुछ तोड़ फोड़ दिया है तो लोग बोलेंगे हाँ ठीक है यार, बिलीफ कहीं से तो आ रहा है। बट मेरे को बिलीव है कि आई एम मेड फॉर बिग थिंग्स, ठीक है। और मेरे को हमेशा से रहा है, ठीक है। एंड तो अब हुआ क्या कि आपने करियर में किया, डिसेंटली किया, फिर आपने स्टार्टअप्स में गए, तो आप 2 स्टार्टअप के पार्ट हुए जो दोनों यूनिकॉर्न बनी। बहुत रेयरिटी है, मतलब पूरे दुनिया में मिला के मुट्ठी भर लोग हैं जिन्होंने 2 यूनिकॉर्न में काम किया होगा, राइट। तो मेरे पहले ग्रोफर्स में था एज CFO, फिर भारत पे खुद बनाई, फिर अब शार्क टैंक में गए तो वो मतलब निकल पड़ा वो, काफ़ी। शार्क टैंक की वजह से आपके पूरी जर्नी को एक स्पॉटलाइट मिल चुकी है, विच इज इम्पॉर्टेंट फॉर द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ एंटरप्रेन्योर्स आफ्टर यू। वेरी इंपॉर्टेंट। जो ये सब चीज़ें आप कह रहे हो, दीज आर लेसन्स फॉर यू एट 40, इट्स बिकम लेसन्स फॉर अस एट 28, 27। या एब्सोल्युटली। बट मेरे को लगा कि वो शार्क टैंक भी एक बड़ी चीज़ होगी, मतलब टीवी पे बड़ी चीज़ है, ठीक है, कल्चरली बड़ी चीज़ है। फिर मैंने बुक लिखी तो वो नंबर 1 बेस्ट सेलर हो गई। तो ना मेरे को कहीं पे लगता है कि आई एम मेड फॉर बिग थिंग्स, कि मैं कुछ करूँगा और शिद्दत से करूँगा और मेहनत से करूँगा तो वो बड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो मेरे को एंड लो में भी ना, ठीक है, लो में आपको क्या होता है कि आप थोड़े से डिप्रेस हो जाते हो, आपकी बॉडी थोड़ी लेथार्जिक हो जाती है, बट वो बिलीफ नहीं खत्म होता। आपकी इंटेंशन बहुत प्योर है। जस्ट I'm not hitting on you. हाँ, no, absolutely. So इंटेंशन प्योरिटी का भी सब्जेक्टिव चीज़ है। मेरा इंटेंशन कभी भी किसी दूसरे इंसान से पैसे बनाने का नहीं हुआ। मेरा इंटेंशन हमेशा ये हुआ है कि यार मैं 100 रुपये की चीज़ बनाऊंगा ना, उसमें से 10 रुपये मेरे होंगे, बहुत है, ठीक है। एंड सो मैंने जब भी बनाया है, मैंने हमेशा लोगों के लिए पैसे बनाए हैं, ठीक है। अब आप आप चाहे ग्रोफर्स देख लो, मैं कुछ पैसे बना के नहीं गया, बट मैं कंपनी खड़ी करके दे के गया अलबिंदर को। भारत पे देख लो, राइट, $3 बिलियन की कंपनी बना के इन्वेस्टर को दे के गया हूँ, ठीक है। शार्क टैंक देख लो, मैं आपको बोल रहा हूँ 10,000 करोड़ का फॉर्मेट आपको खड़ा करके दे के गया। बुक देख लो, पेंगुइन के लिए नंबर 1 बेस्ट सेलर दे के गया हूँ। ऑटोबायोग्राफी में बहुत मुश्किल होता है करना, फिक्शन में फिर भी हो जाता है, राइट। तो मेरे को लगता है ठीक है, मैं सबके पैसे बना के दे के गया हूँ। तो एंड मेरी कभी इंटेंशन ये नहीं रही थी कि यार मैं सबसे ज़्यादा पैसे बना लूँगा। इन ऑल ऑफ दिस फॉर्मेट्स आई वॉज नॉट द गाय हु मेड द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी एवर, राइट। बट मेरे को था, मेरे को यही करना है, मेरे को मज़ा आ रहा है, और मेरे को अपना जो बनाना है मैं बना लूँगा, और बाकी कोई बना रहा है तो इट्स ओके, राइट। दैट्स हाउ द मार्केट वर्क्स। आपके 20s कैसे थे? यार 20s वाज फन यार। मतलब IIT में थे,
शुरू में तो, और मैं 1 साल फ्रांस गया था ऑन एन एक्सचेंज प्रोग्राम, तो मैंने 1 साल इंजीनियरिंग फ्रेंच में की हुई है और मैंने उस टाइम पूरा यूरोप घूमा था, ठीक है, तो मेरे को वो एक अच्छा एक्सपोजर था एंड मेरे को बहुत फॉन्ड मेमोरीज हैं एंड उस टाइम से मेरे में थोड़ा वो ट्रैवल बग भी आ गया। आप बिजनेस के बारे में सोचते थे तब? नहीं, बिल्कुल नहीं। हाउ ओल्ड आर यू इन योर फर्स्ट एंटरप्रेन्योरियल वेंचर? तो जब मैंने ग्रोफर्स ज्वाइन करा था मैं 32-33 साल का था। ओके ओके। तो एट एज 29, मतलब एट एज 30 आप क्या कर रहे थे? 30 पे यार मैं 9 साल काम किया था बैंक्स में। सो एट द एज ऑफ 30 मैंने दो बैंक्स में काम किया था। कोटक में काम किया 7 years, विच इज़ लाइक अनलाइक एनीवन। 7 साल कोई कहीं काम नहीं करता आज की डेट में। ये पता है मैं आपसे क्यों पूछ रहा हूँ? क्योंकि मेरे एज के बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि उनकी लाइफ अब खत्म हो चुकी है एट एज 29। बिल्कुल। एंड द वियर्ड थिंग इज जो 18 years ओल्ड लोग हैं उन्हें भी ये लगता है कि लाइफ खत्म हो चुकी है, दे वेस्टिंग टाइम। मैं उन्हें पर्सपेक्टिव देना चाह रहा हूँ क्योंकि इसके पहले आपने सक्सेस के बारे में बात करी कि यू फाउंड सक्सेस इन डिफरेंट फील्ड, नॉट जस्ट मनी, ऑल्सो फेम रिलेटेड सक्सेस, इम्पैक्ट रिलेटेड सक्सेस। नहीं वो मैंने वो देखा हुआ है यार। देख मैं इन दैट सेंस टुडे की एज के लिए मैं तो लेट ब्लूमर हूँ कि कोई बंदा, जब मैंने भारत पे शुरू करा मैं 36 साल का था। अब बिजनेस के सूर्य कुमार हो। अब पता नहीं सूर्य कुमार हूँ या क्या हूँ, बट मैं 36 मतलब लेट शुरू करा। और मेरा जो को फाउंडर था वो 20 साल का था IIT से। तो मैंने दोनों पर्सपेक्टिव पता है मेरे को कि यार मैं लेट शुरू कर रहा हूँ और मेरा को फाउंडर है मैं उसके साथ शुरू कर रहा हूँ, वो बहुत यंग है, ठीक है। बट ये एक जेन्युइन चैलेंज है जो तू बोल रहा है कि इतना आप सोशल मीडिया आपको इतना बराज कर रहा है, ठीक है, एंड आपको इतनी सक्सेस स्टोरीज को ग्लोरीफाई कर रहा है आपके लिए कि बहुत सारे बच्चों को 21 साल की एज में मिड लाइफ क्राइसिस आने लग गया है। ये होता है ना कि यार किसी को 40-50 साल की उम्र में जाके एक रियलाइजेशन होती है कि अब तो मेरे 20-25 साल ही बच्चे हैं और मैंने क्या किया लाइफ में, ठीक है। वो अब बच्चों को 21 साल की उम्र में लगने लगे कि मैंने क्या किया, बिकॉज वो इतना एक्सपोजर मिल गया उनको कि उनको लग रहा है कि यार कि कोई क्रिप्टो का फाउंडर बन गया, उसने मिलियंस बिलियंस कमा लिए, 25 साल का 28 साल का है। तो 21 साल में अगर आपने कुछ किया नहीं तो कुछ किया एंड क्या कर लेगा यार। मैं मेरा एग्जांपल देता हूँ ना, 22 तक तो मैं IIT में था, 18 से 22 की उम्र में। 24 साल की उम्र में मैं IIM कंप्लीट कर लिया और मैं कोटक बैंक में मेरी जॉब लग गई, ठीक है। 24 साल की उम्र में मेरी बैंक में इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जॉब लगी हुई। मैं 40,000 रुपये नेट कमाता था महीने के, एंड मैं 24 साल की उम्र में शादी कर ली थी, ठीक है। तो मैंने आउट ऑफ टाइम जाके जो चीज़ करी ना, वो जल्दी शादी कर ली, वॉज द ओनली थिंग। वो भी बिकॉज लव मैरिज थी एंड वो ज़्यादा ड्रैग ऑन कर नहीं सकते थे आप, तो वो कर ली। बट उसके बाद तमीज़ से काम किया यार। पहले सीखा, समझा, दुनिया समझी कि अपनी कॉलिंग फाइंड करी कि यार मेरे को अंदर से आवाज़ आनी चाहिए ना, ये करना है। आजकल लोगों को प्रेशर बहुत है, मतलब फाउंडर ना एक वो डेजिग्नेशन हो गई है कि यार तू फाउंडर नहीं है किसी कंपनी का। अरे नहीं है तो नहीं है यार, मतलब क्या हो गया लाइक। और एक ट्रेड ऑफ होता है जब फाउंडर बनते हो, बहुत ज़्यादा ट्रेड ऑफ्स होते हैं। नहीं ट्रेड ऑफ भी है एंड वो सबके लिए है ही नहीं ना यार। यू ईदर बिल्ट फॉर इट और नॉट। हाँ, आप ये बोल रहे हो, मतलब आप कोई किसी को बोलते हो कि यार अरे तू 25 साल का हो गया, तू शाहरुख खान नहीं बना अभी तक। वो भी लो प्रोबेबिलिटी इवेंट है ना। हमने बिकमिंग अ फाउंडर एंड अ सक्सेसफुल फाउंडर, मोर इम्पोर्टेंट। फाउंडर तो क्या है, आप एक कंपनी खोल लो, 1 लाख रुपए डाल के बोलो जी मैं फाउंडर हूँ। क्या करते हो, कुछ नहीं करते, ठीक है। बट टू बिकम फाउंडर ऑफ अ जेन्युइन बिजनेस, राइट, इज अ वेरी लो प्रोबेबिलिटी इवेंट, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली उसको दिखाया ऐसे जा रहा है कि ये बहुत सारे हैं, ठीक है। आप लिंक्डइन में जाओगे तो आपको लगता है बहुत सारे सक्सेसफुल लोग हैं। तो हर कोई ना अपना फाउंडर को फाउंडर लिखने के चक्कर में आ गया है। इट्स नॉट हेल्दी यार, वो मैथ्स ही नहीं बैठती। तो आप डिसपॉइंट होने की मैथ्स पे चल पड़े तो डिसपॉइंट ही होगे, फिर कुछ और होगा नहीं। और कुछ कहना चाहोगे 20s के बारे में? आपके फाइनल लेसन्स क्या आते हैं 20s से, विच प्रॉब्ली हेल्प यू लेटर इन योर बिजनेस जर्नी? नहीं यार, मेरे को लगता है कि 20s में देखो शादी कर लो एक तो। ये क्यों कह रहे हो?
यार मेरा मेजर व्यू है ऑन पीपल मैरिंग लेट, पीपल नॉट मैरिंग, पीपल मैरिंग एंड देन नॉट हैविंग किड्स, ठीक है। आप एक आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक है, ठीक है, बोथ मेल फीमेल की, ठीक है, विच इज़ मेंट कि आप अर्ली शादी करो, आप अर्ली बच्चे करो और फिर आप फ्री हो जाओ टू डू बिगर थिंग्स इन लाइफ, ठीक है। लोग अब ना सब कुछ प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं और उनको कमिटमेंट फोबिया भी है, किसी को कमिटमेंट नहीं करनी, ओपन मैरिजेज हैं, मतलब फिर शादी करी क्यों रहे हो, मतलब किसी के साथ भी सोना है तो सो लो ना, मतलब फिर शादी की क्या ज़रूरत है। तो मेरे को ये लगता है यूज़ योर 20s स्मार्टली कि फाइंड योर सोलमेट इफ़ यू कैन एंड गेट मैरिड अर्ली, राइट। उससे ना आपको एक डायरेक्शन पर्पस आ जाएगा, वरना आवारागर्दी करने के लिए तो आप 30 40 50 पे भी लगे रहो, करते रहो, कोई रोक नहीं है। डायरेक्शन और पर्पस मिल जाएगा रिलेशनशिप से। हाँ कैसे? यार आपको आप डिस्ट्रैक्टेड नहीं हो ना, आपको ये पता है कि यार ठीक है मेरे बच्चे हैं, ये स्कूल जा रहे हैं, अब इनकी भी लाइफ मेरे को देखनी है, ठीक है, तो आई हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल। ओके, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से आपको मोटिवेशन और डिसिप्लिन मिल जाए। एग्जैक्टली मेरे को ये लगता है कि एंड फिर आपकी इनर कॉलिंग भी, वरना आपको क्या है कि आपको लगता है ठीक है मैं तो अभी 30 साल का हूँ, मैं बहुत सी कमा रहा हूँ, ठीक है, मेरे को आज मन कर रहा है मैं फ़्लाइट पकड़ के यहाँ जा रहा हूँ, मैं फ़्लाइट पकड़ के वहाँ जा रहा हूँ, मेरे पास कोई बैगेज नहीं है, आई डोंट हैव अ वाइफ और इन लॉज टू टेक केयर ऑफ, आई डोंट हैव किड्स। आप ना हर चीज़ प्रोक्रेस्टिनेट करते जा रहे हो, ठीक है। अब वो थोड़ा नॉन इंट्यूटिव है जेनजी और मिलेनियल्स के लिए, बट मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग व्यू है इसमें कि आपको वो जल्दी कर लेना चाहिए। ओके ओके। और कोई करियर लेसन है 20 से? यही सबसे बड़ा करियर लेसन यार मेरे को लगता है पढ़ाई पूरी करो, डोंट ड्रॉप आउट। हाँ, मतलब ड्रॉप आउट वाला जो कल्चर है ना कि कॉलेज मेरे को क्या सिखाएगा, मतलब वो फैक्ट भी है कि आजकल कॉलेज कोर्स की बहुत सारे कॉलेज कोर्सेज इररिलेवेंट है और 20 30 40 साल पुराने हैं जिनका आज की डेट में कोई मतलब ही नहीं है। बट फिर आप वो चीज़ फाइंड करो ना जो रेलेवेंट है, बट एजुकेशन पूरी कर लो। मैंने एजुकेशन अपनी पूरी एक गो में पूरी कर ली थी। आई फील कि आपको एजुकेशन पूरी करने से एक आप ग्रिटी बन जाते हो। मतलब आप कोई मुश्किल चीज़ को भी कर पाते हो अगर आपने एजुकेशन कंप्लीट करी है तो, स्पेशली हमारे एजुकेशन सिस्टम में। नहीं, दूसरी चीज़ क्या है कि आपको एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए ना कि यार हाँ मेरे को पता है यार, कर ली मैंने, अंडर ग्रेड भी कर ली, पोस्ट ग्रेड भी कर ली, इसके बाद जो सिखाएगी अब लाइफ सिखाएगी। आपको ये वाले कॉन्वर्सेशन में मज़ा आ रहा है सर? हाँ बहुत मज़ा आ रहा है। ओके, क्यों? क्योंकि यार एक तो 1-on-1 कॉन्वर्सेशन हो रही है, ठीक है, और दूसरा मतलब फालतू की बात नहीं है, कोई जजमेंट नहीं है। मेरे को वो इम्पॉर्टेंट है कि एक दो बंदे आपस में कॉन्वर्स कर रहे हैं ना, तो कोई दूसरे पे जजमेंट ना पास कर रहा हो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये होता है आपकी लाइफ में? हाँ, मतलब लोग तो हमेशा जजमेंट पास कर रहे होते हैं ना एक दूसरे पे, दे आर ट्राइंग टू इवैल्यूएट, जज, बट बेस्ट ऑफ कॉन्वर्सेशंस आर व्हेन दो दोस्त बैठे हैं आपस में बात कर रहे हैं, दो इंजीनियर्स बैठे हैं। इंजीनियर्स भी नहीं है, मतलब मेरे को है कि कोई भी दो बंदे बैठे हैं आपस में जजमेंट नहीं है। ओके, नॉन जजमेंटल कॉन्वर्सेशंस आर द बेस्ट। आप थोड़े से गार्डेड थे बाहर जब मैं आपसे पहले यार मैं हमेशा ही गार्डेड रहता हूँ। गार्डेड नहीं, मैं शांत रहता हूँ। ओके। एंड क्या होता है कि मेरे को कभी भी पॉडकास्ट या कहीं पब्लिक स्पीकिंग में जाना होता है ना, उससे 1 घंटा पहले तो मैं और शांत हो जाता हूँ। ये इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट का चेंज, या जो भी, आप एक्सट्रोवर्ट नहीं हो बट इंट्रोवर्ट से हाईली प्रोडक्टिव कम्युनिकेशन स्किल ओरिएंटेड प्रोफेशनल, ये स्विच कैसे किया आपने लाइफ में? यार वो स्विच नहीं था एक्चुअली। जब आप अपना बिजनेस बनाना शुरू करते हो ना, तो आपको एक चीज़ रियलाइज हो जाती है कि आप सब कुछ खुद नहीं कर सकते। डेलीगेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्केलिंग। तो अब आपको जब डेलीगेट करना, आपको टीम बनानी है, ठीक है, तो टीम बनाना सबसे मुश्किल काम है, बिकॉज आपको किसी को बोलना है यार तू अपनी लाइफ के इतने साल मेरे साथ लगा, तेरे को मैं मॉनेटरीली भी बेटर ऑफ करूँगा एंड तेरे को आई विल टेक यू टू अ बेटर प्लेस, जहाँ से अगर तेरे को अपना बिजनेस स्टार्ट करना है तो तेरे लिए बेटर होगा, या तेरे को फिर से किसी और की जॉब भी करनी है तो तू बहुत अच्छी जगह पे होगा। तो हायरिंग टीचेज यू, मतलब मेरे को जो इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट बनाया ना, वो हायरिंग के प्रोसेस ने बनाया। मेंटरिंग ऑल्सो प्रॉब्ली, आप बेसिकली मेंटर कर रहे हो जो आपने कहा।
यार मेंटरिंग मेरे को नहीं लगता, मेंटरिंग मेरे को लगता है दूसरे बंदे को ज्ञान आपको देख के आनी चाहिए, ठीक है। मैं किसी को बिठा के ये नहीं बोल सकता यार देख तू ऐसे काम कर ले तो तू और बेटर प्रोडक्टिव हो जाएगा। इवन विद इन माई टीम मेरी कॉन्वर्सेशन हमेशा एक बंदे से होती थी यार कि तू मेरे को बता तेरी प्रॉब्लम क्या है, कहीं पे फट रही है, कहीं पे तेरे को लग रहा है तेरी कैपेबिलिटी नहीं है, राइट। मैं कभी ऐसे बैठ के किसी को ये नहीं बोलता था कि वो तू और कर सकता है, राइट, मेरे को तेरे में बहुत विश्वास है, राइट। वो मेरे को लगता है वो बंदे को आपको करते हुए देख के ही वो आ जाना चाहिए कि यार ये भी कर रहा है, ये भी मेरी उम्र का ही है, ये भी सेम इंस्टीट्यूट गया था तो मैं भी कर लूँगा, ठीक है। तो मैं हमेशा टीम की प्रॉब्लम सॉल्व करने पे सोचता था। दूसरा कॉन्फिडेंस देना बहुत ज़रूरी है टीम को कि भाई तू खेल, अगर नहीं चलेगा या कुछ फट जाएगा मैं खड़ा हूँ पीछे, ठीक है। आई थिंक कॉर्पोरेट में क्या होता है कि सब अपने आप को प्रोटेक्ट करके चल रहे होते हैं। CYA एक मेजर एक्टिविटी है कॉर्पोरेट में। क्या क्या होता है सीधा? कवर योर एस, राइट, कि कुछ भी करो भाई, खुद गिरोगे तो लगनी नहीं चाहिए। तो कॉर्पोरेट्स ना रिस्क अवर्स होते हैं बिकॉज ऑफ दैट। टीम मेंटालिटी शायद कम होती है। सीनियर आपके लिए खड़ा ही नहीं है ना। ओके। आपको आप किसी सीनियर की टीम में आपने गलती करी, सीनियर सबसे पहले हाथ झाड़ेगा, ठीक है। स्टार्टअप कैन नॉट रन दैट वे, राइट, फाउंडर हैज टू बी स्टैंडिंग फॉर यू, बिकॉज आपको भी पता आप भी गलतियां कर रहे हो इतनी, तभी आगे बढ़ रहे हो। तो आप ऐसे कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि जो मेरे साथ या मेरे नीचे काम कर रहा है वो गलती नहीं करेगा। सो मेरा हमेशा से ये रहा था कि यार तुम गलतियां करो, मैं खड़ा हूँ, वो वहीं से ग्रोथ आएगी। हाँ, बट मैं इतना टाइम स्पेंड नहीं कर पाया लोगों के साथ अपने ऑफिस में भी कि मैं उनको 1-on-1 मेंटर करूँ। आप वो इंट्रोवर्ट टू एक्सट्रोवर्ट के बारे में बता रहे थे। हाँ, तो इंट्रोवर्ट वही बोल रहा हूँ कि हायरिंग एक है। फिर दूसरा होता क्या है कि एज अ फाउंडर आपको अपने बिजनेस का ब्रांड भी कैरी करना होता है। तो वो आपको बिजनेस ही सिखा देता है, राइट, कि आप ओवर टाइम आप इतने लोगों से मिलते हो, राइट, एंड आप इतनी वेरीड चीज़ें आप एक्सपोज होते हो कि वो धीरे धीरे ना आपकी मसल बिल्ड होने लगती है। एंड इन माई केस तो वो सिंपल था यार कि जब टीवी पे चले गए एंड आपने एक बारी वो टेस्ट कर लिया एंड आपको समझ आ गया कि नहीं ठीक है, मैं आई डिडंट मेक अ फूल ऑफ माई सेल्फ, तो फिर आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है कि ठीक है, मैं अगर पब्लिक स्पीकिंग भी करूँगा या मैं थोड़ा खुल भी जाऊँगा तो इट्स नॉट दैट कि मैं अपना कुछ नुकसान कर लूँगा। जब आपको इनिशियल क्रिटिसिज्म मिला शार्क टैंक पे, हाउ डिड यू टेक इट? यार इनिशियली बहुत टफ था यार, मतलब बिकॉज सी आप यूज्ड ही नहीं हो ट्रोलिंग के। आज तक आपके इंस्टाग्राम पे मतलब फैमिली वालों ने हार्ट बना के डाला है बस कभी, ठीक है, कि आप कहीं घूमने गए हो, आपने फोटो डाली, आप लोग बोल रहे हैं। अब मैं फोटो डाल भी नहीं रहा, कोई और फोटो डाल रहा है, ठीक है, और उस पे जिसको मैं जानता नहीं वो मेरे को गाली दे रहा है। ऐसे कैसे बोल दिया? मैं रिप्लाई कर देता था यार ट्रोल्स का। क्यों? अरे पता ही नहीं था हाउ टू हैंडल इट। तुमको लग रहा है कि जैसे कोई नॉर्मल तुमसे सवाल पूछता है, मेरे पास लॉजिक है, मैं तेरे को लॉजिक दूंगा, एंड देन यू रियलाइज कि मैं तो लॉजिक ढूंढ ही नहीं रहा, वो तो अपने 2 seconds ऑफ फेम ढूंढ रहा है, ठीक है, और वो आपने उसको दे दिए बाय रिप्लाइंग टू हिज इलॉजिकल थिंग, राइट, एंड देन यू रियलाइज इट कि यार ये इट्स अ नेवर एंडिंग थिंग, कोई लॉजिक सुनने में थोड़ा बैठा है यहाँ पे। ओके, अश्नीर ग्रोवर के बारे में क्या नहीं पता है लोगों को? नहीं यार, सब कुछ पता है यार, अब तो मतलब मैं किताब तक लिख दी यार, अब तो क्या रह गया है। बहुत कुछ रह गया। आई फील कि आपकी जर्नी बहुत लंबी रही है, बहुत कुछ रह गया, एंड आई फील दिस अ लॉट टू कम। दिस इज नॉट द एंड ऑफ द पॉडकास्ट। थोड़ी एंड ऑफ द पॉडकास्ट वाली वाइब वाली सेंटेंस है, बट इट्स नॉट द एंड। नो, मेरे बारे में क्या नहीं पता कि मैं बहुत गॉसिप करता हूँ। बहुत, मतलब लाइक मेरे को लगता है जेमिनाई आर इनबॉर्न गॉसिपर, राइट। करण जोहर को देख लो, किसी को देख लो, लाइक जेमिनाइज आर अल्टीमेट गॉसिपर्स। किन चीज़ों के बारे में गॉसिप करते? अरे मतलब कुछ भी, मतलब मतलब जितनी कॉन्वर्सेशन मैं और मेरी वाइफ ऑन एक हीरोइन एक हीरो करते हैं, राइट, लाइक वो पीपल विल बी सरप्राइज्ड कि यार ये इतने बिजनेस वाले लोग इतनी चीज़ों पे क्यों घुस रहे हैं, ठीक है। और सबके बारे में मतलब लाइक कोई भी, किसी को भी हम जानते हैं, किसी ने पार्टी थ्रो कर दी, क्या पहन के आया था, क्या पहन के आई थी, इसकी लाइफ में क्या चल रहा है, राइट, ऑल दिस इज गुड गॉसिप फॉर मी। ओके, आप मूवीज देखते हो? हाँ, देखता हूँ। ओके, यू लाइक मूवीज? सिर्फ हिंदी मूवीज, मतलब मैं कोई हॉलीवुड की मूवी में बैठ नहीं सकता। फेवरेट फिल्म क्या है?
मेरे को यार मेरी जिंदगी ना मिलेगी दोबारा अच्छी लगती है. Okay. दिल धड़कने तो बहुत अच्छी लगती It says a lot about a person. Favorite film. है. डज इट? हाँ. मेरे को ये लगता है कि एक तो मेरे को ना मूवी में गरीबी नहीं देखनी. ठीक है, मतलब थोड़ा करण जोहर टाइप ट्रेट है कि मेरे को नहीं देखना यार. मतलब वो देखना है तो मैं नीचे सड़क पे उतरूंगा, दिख जाएगी ना. तो मेरे को आप मेरे को ऑपुलेंस दिखाओ, आप मेरे को ग्रैंडियर दिखाओ. ठीक है, तो इन दैट वाई दीज मूवीज. एंड मेरे को थोड़ा ट्रैवल का भी शौक है. तो मेरे को लगता है ये जोया अख्तर द वे शी कैप्चर्स, वो मेरे को बहुत सही मूवीज लगती हैं. और जोया अख्तर की मूवी में दूसरा क्या होता है कि 8-10 कैरेक्टर होते हैं, बट उन 8-10 कैरेक्टर के अपने इम्पोर्टेंस है. ऐसे नहीं कि एक सेंट्रल हीरो है उसके अराउंड पिक्चर चल रही है. राइट. तो वो मेरे को बहुत काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है. अगेन एक ऑब्जेक्टिव सवाल पूछूंगा आपसे. आपने 2 यूनिकॉर्न बनाए और आई नो कि अब शायद ये सवाल का जवाब आसानी से नहीं दे पाओगे, बट आई स्टिल ट्राई. अगर आपको एक यूनिकॉर्न बनाना है, एंड दिस शुडंट बी द टारगेट ऑब्वियसली, पर अगर आपको एक $1 बिलियन वैल्यूएशन वाली कंपनी बनानी है, व्हाट आर सम स्टार्टिंग स्टेप्स, या वो फॉर्मूला क्या होता है? ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि जो एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स है जो ये वाला पॉडकास्ट देख रहे हैं, उन्हें कुछ एटलीस्ट स्टार्टिंग स्टेप्स मिल जाए. यार देख, मेरे लिए तो हमेशा से स्टार्टिंग स्टेप ये है कि प्रॉब्लम के सॉल्व कर रहे हो, दुनिया में क्या बदल रहा हूँ. हाँ, मतलब मैं हमेशा मेरे को हमेशा ये लगता है कि मैं एंड यूज़र हूँ. ऐसी क्या चीज़ है मार्केट में, चाहे वो मैं उतार पाऊँ या ना उतार पाऊँ, बट ऐसी क्या चीज़ है जो मार्केट में आनी चाहिए, जिसकी डिमांड है. एंड उसके लिए आपको बहुत ऑनेस्ट होना पड़ता है कि यार लोग क्या सोचते हैं कि मैं बना रहा हूँ तो बहुत अच्छा होगा, मेरे दिमाग में आया तो उसकी वैल्यू वही है कि मेरे दिमाग में आया तो आइडिया अच्छा ही है. बट आप ये देखो ना कि उसके लिए कोई पैसा देना चाहेगा, उसको आप एज खुद यूज़र यूज़ करना चाहोगे. अगर आप खुद का प्रोडक्ट नहीं यूज़ कर रहे हो तो दूसरा तो कभी नहीं यूज़ करने वाला है. एंड दूसरा मेरे को लगता है यार लोग ना बहुत ही नीश में चले जाते हैं. नीश में एटलीस्ट बहुत ही बड़ा यूनिकॉर्न वाला बिजनेस बनाना बहुत मुश्किल है. आप शायद धंधा चला लोगे, पर मतलब आप बोल रहे हो कि मैं इस मेडिकल इंडस्ट्री में ये प्रॉब्लम है, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ. ठीक है, बट आप जो जितने भी यूनिकॉर्न वाले बिजनेस देखोगे ना, वो किसी इंडस्ट्री स्पेसिफिक नहीं होते, वो कंज्यूमर की एट लार्ज एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं. ठीक है, तो मेरे को लगता है कि वो नीश में कई बहुत लोग घुस के रह जाते हैं. सो मेरे लिए हमेशा ऐसे यही है कि यार मेरा प्रोडक्ट मेरे को है कि सबसे ज़्यादा लोग यूज़ करें. तो मैं यूनिवर्सल प्रॉब्लम ढूंढ रहा होता हूँ हमेशा. जिन लोगों को टैम शब्द पता नहीं, आप टैम समझा सकते हो. अब इनडायरेक्टली टैम की बात कर रहा हूँ, डायरेक्टली टैम की बात कर रहा हूँ. टैम की बात कर रहा हूँ, हाँ, कि मतलब यार सपोज कर कि तू ही सबसे बड़ा प्लेयर है और तूने पूरी मार्केट कैप्चर कर ली, तब भी कितना बड़ा धंधा बनेगा. इज़ द टैम, टोटल एड्रेसेबल मार्केट जो बोलते हैं कि भाई ठीक है सब भूल जा, सब बात मान ली तेरा बिजनेस है बन गया और तूने मार्केट कैप्चर कर ली, तो क्या होगा, मतलब कितना टोटल साइज हो सकता है. 4 साल के बच्चे को समझाओ यार. 4 साल के बच्चे को क्या समझाऊँ कि आप दुकान में गए हो तो टोटल दुकान में कितनी टॉफ़ियाँ हैं. अगर आपका पापा बोलें कि बेटा सारी खरीद सकते हो आप तो कौन सी दुकान में जाना चाहोगे आप, जिसमें कम टॉफ़ियाँ हैं, जिसमें बहुत सारी टॉफ़ियाँ हैं. मतलब अगर आपको खिलौना लेना है तो आप नुक्कड़ की दुकान में जाना चाहोगे, अगर आपको एक लाइसेंस मिले कौन सारे खिलौने ले लो, या आप फैमिलीज में जाना चाहोगे. और नुक्कड़ की दुकान, आयो नीश बिजनेसेस, नुक्कड़ की दुकान बिग टाइम वाले. एग्जैक्टली, जहाँ पे ज़्यादा माल है, दैट इज द बिगर मार्केट ना. जहाँ आपके सक्सेस के चांसेस ज़्यादा है बेसिकली. अगर आपने प्रॉब्लम एज्यूमिंग आप सक्सेसफुल हो गए तो बहुत कुछ है. ओके. टैम के बारे में पता कैसे चलता है? ये मैं कॉलेज स्टूडेंट्स को एड्रेस कर रहा हूँ. यार वो तो सिंपल, आप गेस्टिमेट बना लो ना यार. अब आप मेरे को बोल रहे हो कि फूड की इंडस्ट्री का क्या टाइम है. यार 140 करोड़ लोग हैं. आप देख लो कि टॉप 30 शहर में कितने लोग रहते हैं. वो 3 मील खाएंगे दिन की. ऑन एन एवरेज एक बंदा हफ्ते में कितनी मील बाहर से ऑर्डर करता है, एक एवरेज मील का ऑर्डर साइज क्या होता है. आप वो मल्टीप्लाई करके आप नंबर निकाल सकते हो कि हाँ बड़ी मार्केट है.
कि अगर जोमेटो का बिजनेस है या स्विगी का बिजनेस करना है तो बहुत बड़ी मार्केट है, तो हमेशा मैथ से होती है यार। एंड कोई आपको कोई सिंपल गूगल कर लो यार, आजकल तो गूगल पे पता लग जाता है, इतने तो इंडस्ट्री रिपोर्ट छापी होती है लोगों ने, बट उस पर भी डिपेंड नहीं करना तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। आपको टाइम निकालना मल्टीप्लिकेशन है, थर्ड क्लास में सिखा देते हैं मल्टीप्लिकेशन, उतनी चाहिए होती है। ओके आप यूनिकॉर्न्स के बारे में बता रहे थे, इट्स नॉट द ओनली फैक्टर, तो और क्या फैक्टर्स होते हैं? नहीं यार, मतलब एक तो ये है, दूसरा आपको जिद होनी चाहिए यार। मेरे को लगता है कि कुछ भी बहुत ही तोड़ू फोड़ू बड़ा बनाना है तो आपको वो दिखना चाहिए जो एट लार्ज लोगों को नहीं दिख रहा है। एंड उसमें ना काउंटर इंट्यूटिव होना पड़ता है आपको, और जिद होनी चाहिए। आप रन ऑफ द मिल ऐसे, मैंने को आज तक कोई फाउंडर नहीं मिला जो बोले कि अरे मैं तो ऐसी मस्ती मस्ती में बना रहा था और यूनिकॉर्न बन गई। नहीं, कहीं ना कहीं बंदे ने कुछ ठानी थी, कुछ उसका दिमाग सनक गया था और उसको 100 लोग बोल रहे थे कि तू मरेगा, एंड बंदे ने बोला नहीं मेरे को पता है मैं क्या कर रहा हूँ। एंड वो जिद बहुत ज़रूरी है। टीम ऑफ कोर्स यार, मैं इनफैक्ट किताब में मेरा एक पूरा चैप्टर है कि सबसे बड़ा चैलेंज ही वो होता है कि आप जब हाई कैलिबर वाले बंदे होते हो और हाईली मोटिवेटेड होते हो, आपको लगता है हर काम मैं करूँगा। मेरे को अभी भी लगता है कि मैं अपने ड्राइवर से बेटर गाड़ी चलाता हूँ, ठीक है, बट अगर मैं ड्राइवर नहीं रख रहा तो मैं वो जो 1 घंटे का टाइम है मैं वो गाड़ी चलाने में वेस्ट कर रहा हूँ, जो कि मैं उससे बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव चीज़ कर सकता था। तो आपको ना हर चीज़ कंपनी में आपको ये फील आनी चाहिए कि मैं जिसको एम्प्लॉय कर रहा हूँ उससे बेटर कर सकता हूँ। दैट गिव्स यू कंट्रोल, बट एट द सेम टाइम आपको रियलाइजेशन होनी चाहिए कि वो करनी नहीं है। कर सकता हूँ और कर रहा हूँ में बहुत फ़र्क है। कर सकता हूँ विल गिव यू कंट्रोल, बट अगर आप कर रहे हो यू आर नॉट स्केलिंग अप। और ये सिर्फ फाउंडर्स के लिए एक लेसन नहीं है, कोर टीम मेंबर्स के लिए भी लेसन होता है। लोगों से काम निकालना इज द बिगेस्ट थिंग यार, और एक बहुत मुश्किल लाइफ स्किल है ये, टू लर्न मुश्किल लाइफ स्किल है ना, बिकॉज आपका एजुकेशन सिस्टम आपको सिखाता ही नहीं है। लेट्स टॉक अबाउट डेलीगेशन। आपने कैसे सीखा कि करेक्ट डेलीगेशन कैसे होती है? क्योंकि ये एक्चुअली मैंने देखा कि इंडिया में बहुत बड़ा, शायद सबसे बड़ा बिजनेस प्रॉब्लम, क्योंकि हम सब बहुत ज़्यादा पैशनेट है एज इंडियन और कंट्रोल फ्रीक्स बन जाते हैं उस पैशन की वजह से। तो डेलीगेशन अगर आपको अगर आप समझा सकते हो तो प्लीज़ समझा दो। डेलीगेशन कैसे सीखते हैं? क्या डेलीगेशन होता क्या है वो भी समझे। डेलीगेशन मतलब आप कौन सा काम किसको सौंप रहे हो, कि मेरी कंपनी में ये काम मैं करूँगा, ये मेरा को फाउंडर करेगा, इसके लिए हम एक्सटर्नली पीपल हायर करेंगे, ठीक है। तो मेरे को ऐसी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब आप अपने को फाउंडर को चूज़ कर रहे हो ना, तो कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स चाहिए। अगर मैं बिजनेस धंधे वाला बंदा हूँ, मैं फाइनेंस वाला बंदा हूँ, तो मेरा को फाउंडर भी सेम स्किल लेके आ रहा है, तो हमेशा डेलीगेशन में प्रॉब्लम होएगी, बिकॉज आपकी स्किल्स ही सेम है दोनों की, तो आपको दोनों को सेम काम करना है। कॉम्प्लीमेंट्री स्किल होनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। दूसरा, आपको ये समझना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ आपको अपने प्लेट से अब हटा के किसी को देनी है, बिकॉज बिजनेस में शुरू में क्या है, आपको सब कुछ खुद करना पड़ेगा। हमने पोछे भी मारे यार ऑफिस में। एक टाइम पे लगता था कि ठीक है नहीं आया लड़का, मैं वेट तो नहीं कर रहा, मेरे को सफाई चाहिए, मैं पोछा मार रहा हूँ, ठीक है, बट आप हर रोज़ पोछा मारने पे नहीं आ सकते। ठीक है, आपको है कि ठीक है यार ऑफिस मैनेजमेंट ना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है एंड इट्स ईटिंग इनटू माय हेड स्पेस, मैनेजर हायर करो, राइट। मेरे को शहर एक्सपैंड करने हैं, पहले 2-3 शहर में तो मैंने अपने को फाउंडर को भेज दिया है, मैं चला गया कि हम शहर एक्सपैंड करेंगे, बट देन यू रियलाइज कि यार 30 शहर हैं, हम तो 2 ही बंदे हैं या 3 बंदे हैं, तो हम कैसे करेंगे? सो यू स्टार्ट हायरिंग सिटी हेड्स। तो खुद की फट जानी चाहिए किसी स्टेज पे कि यार मैनेज ही नहीं हो रहा। जब वो आ जाए ना कि मैनेज नहीं हो रहा, देन यू हैव टू बी ऑब्जेक्टिव कि क्या प्रॉब्लम हो रही है, मेरा टाइम कहाँ जा रहा है। तो आपको अपने आप को फ्री अप करना है। आपको ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि यार मेरे को बड़ी गेम खेलनी है एट एवरी 3 मंथ 6 मंथ 1 ईयर। पता है एज अ पॉडकास्टर मुझे हमेशा ये नोटिस करना होता है व्हाइल आई एम डूइंग द पॉडकास्ट कि बोरिंग सेक्शंस कौन से है, एंटरटेनिंग सेक्शंस कौन से। ऑनेस्टली ये बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल सेक्शन है जो लोगों को शायद बोरिंग लगती है। इसलिए
people only feel the hype of entrepreneurship. They don't want to enter the details of it. But जो knowledge आप यहाँ share कर रहे हो, this is the most important part of the podcast. Exactly. I will let you continue. Yeah. तो मेरे को यार हमेशा ये लगता है कि अगर आप इंडिविजुअली ग्रो नहीं कर रहे हो तो आपका बिजनेस भी ग्रो नहीं करेगा. ठीक है. एंड इंडिविजुअली ग्रो अप करने के लिए आपको अपने आप को फ्री अप करना है. आपको बनाना है, चलाने के लिए किसी और को देना है. दैट्स ऑलवेज बीन माई फंडा कि यार बनाओ, समझ लो क्या लगता है बनाने में, चलाने में भी क्या लगेगा, फिर एक ढंग का बंदा फाइंड आउट करो जो कि वो काम कर सकता है, आप उसको दो ताकि आप आगे चलो. कैसे मिलते हैं ऐसे लोग? यार लोग भी कैसे मिलते हैं पता नहीं, बट वो एक हायरिंग एक कंसिस्टेंट चीज़ है. वो लोग ना उसको सेल्स एक्टिविटी बना दिया है, होती नहीं है. जब आप हायरिंग भी करने जा रहे हो ना, आपको ये मान के चलना पड़ेगा मैं 100 बंदों से बात करूंगा, 3 बंदे मेरे को ज्वाइन करेंगे. बट आप 97 बंदों से बात करने के बाद ना आप वो कॉल नहीं ले सकते यार किसी ने ज्वाइन नहीं करा. क्योंकि जो लास्ट 3 बच गए थे मे बी वही 3 थे. तो मैं हायरिंग और फंड रेजिंग को ना बिल्कुल ही सेम तरीके से देखता हूँ कि आप दूसरे बंदे को बोल रहे हो यार मेरे पे ट्रस्ट करो, आप मेरे साथ जुड़ो, मेरे साथ मिलके काम करो, या तो मैं आपकी लेबर यूज़ करूँगा और आपको डिस्प्रोपोर्शनेट रिटर्न दूंगा, या आपका कैपिटल यूज़ करूँगा और डिस्प्रोपोर्शनेट रिटर्न दूंगा. बट उसके लिए आपको एक परसिवियरेंस चाहिए. बी रेडी फॉर ट्रायल एंड एरर. हाँ, लोग क्या बोलते हैं, मैंने 10 बंदों से बात करी कि यार कोई मेरे को ज्वाइन नहीं कर रहा, मेरे में स्किल ही नहीं है हायरिंग की. बस वो तूने अभी तक इनफ एफर्ट ही नहीं डाला यार. वो स्किल 100 बंदों से बात करके आएगी, बिकॉज तुम बेवकूफ़ तो नहीं हो, तुम बिजनेस चला रहे हो अपना, तुम बाकी सब चीज़ें भी सॉल्व कर रहे हो, तो ये पीपल प्रॉब्लम भी तुम सॉल्व कर दोगे ना. अब मैं तो क्लासिक एग्जांपल बताता हूँ. मैं जब भारत पे चला रहा था, आई बिकेम इन फेमस फॉर सेइंग मैं हर टेकी को BMW बाइक दूंगा. ठीक है. अब वो कहाँ से आया? मैं अपना एक फंड रेज करने गया, मेरे पास 60 पीपल टेक टीम थी. मैं वापस आया, 40 पीपल रह गए. ठीक है. एंड मेरा को फाउंडर हो दिया यार मेरे में स्किल नहीं है हायरिंग की, मेरे से नहीं हो रही. ठीक है. मैंने बोला ठीक है, बिजनेस तो हमारा ही है यार, सॉल्व करना ही है, हाथ थोड़ा खड़े कर सकते हैं. मैंने बोला प्रॉब्लम क्या है? बोल रहे हैं यार कि टेक में ना आग लगी हुई है, सबको जो 10 लाख रुपए की सैलरी कमा रहा है उसको 30 लाख रुपए का पैकेज मिल रहा है. ठीक है. मैंने बोला ठीक है, वो तो मनी प्रॉब्लम है, और क्या है. दूसरा कह रहा है कि जो जितने भी हेड हंटर्स हैं ना, उनको हमारे से कोई प्यार नहीं है, वो सेम CV 10 कंपनी में भेज देते हैं. एक हम भारत पे को भेज देंगे, एक क्रेड को भेज देंगे, एक रेजर पे को भेज देंगे, और बंदा को जहाँ ज्वाइन करना है वहाँ कर लेता है. तो मैंने बोला ठीक है, समझ गया. तो व्हाट डिड आई डू? आई सेड सबकी सैलरी मार्केट कर दो. जो मार्केट है यार, मतलब मैं किसी को ये नहीं सिखा सकता कि नहीं यार तू 10 लाख रुपए की जॉब कर ले जब उसको 30 लाख रुपए का ऑफर मिल रहा है. उसके दिमाग में ही नहीं घुसेगी. फर्स्ट यू हैव टू मैच द नंबर. राइट. सेकेंड चीज़ मैंने क्या करी, मैंने बोला ठीक है, मैं हेड हंटर को ऑन एन एवरेज एक जो इंजीनियर है 20 लाख रुपए का पड़ता है, 15% मैं कमीशन दे रहा हूँ. 3 लाख रुपए तो मैं वैसे ही हेड हंटर को दे रहा हूँ, जहाँ पे वो कुछ नहीं कर रहा, हाथ ही झाड़ रहा है कि कोई आ गया तो आ गया, नहीं आया तो नहीं आया. सो मैंने बोला 3 लाख रुपए की कौन सी बाइक मिलती है? दे सेड कि सर एक BMW की बाइक आती है 3 लाख रुपए की. मैंने सिर्फ एक लिंक्डइन पोस्ट डाल दिया, एनी इंजीनियर हु जॉइंस भारत पे विल गेट अ BMW बाइक. बॉस विद इन 12 आवर्स इट बिकेम वायरल. ठीक है. अब ये भी तो दिस इज हायरिंग नो. अब आपने उसको सेल्स एक्टिविटी बना रखा है. दिस इज वेयर क्रिएटिविटी कम्स इनटू बिजनेस. एग्जैक्टली. क्योंकि हायरिंग में भी तो आपको मार्केटिंग करनी है ना. आप सिर्फ सेल करने पे चले गए. आप सोचो इंटरव्यू में आएगा मेरे को कन्वर्ट करना है, बट इट हैज टू स्टार्ट मच बिफोर दैट. इस यूनिकॉर्न वाले टैंजेंट में एक आखिरी सवाल. रेजिंग मनी एंड देन स्केलिंग यूजिंग दैट रेज मनी. आप झट से समझा सकते हो इस लॉजिक को? यार लॉजिक सिंपल है कि आपके पास 2 तरीके हैं. या तो आपका बिजनेस ऐसा हो जो पहले दिन से प्रॉफिट थ्रो करता हो, और लेट्स से आप कुछ एक रेवेन्यू करोगे, उसका एक सर्टेन पोर्शन आपको प्रॉफिट आ जाएगा, और आप बोल रहे हो मैं प्रॉफिट बाहर नहीं निकालूंगा, मैं वापस बिजनेस में डाल के बिजनेस को ग्रो करता रहूँगा. तो मोस्ट ट्रेडिशनल बिजनेस इसी तरीके से ग्रो करते हैं. उसको इंटरनल एक्रूवल बोलते हैं कि भाई पैसा इंटरनली जनरेट हो रहा है. जितने भी टेक बिजनेसेस हैं इसमें कैश फ्लो बैक एंडेड है. मतलब
अपफ्रंट पैसा नहीं आता, आपको अपफ्रंट पैसे कस्टमर को एक्वायर करना पड़ता है, प्रोडक्ट बनाना पड़ता है, टेक्नोलॉजी बनानी पड़ती है, और पैसा आना शुरू होता है 5, 6, 7 साल बाद, प्रॉफिट जो आना शुरू होता है। तो आपको पहले 5, 6 साल के लिए तो पैसे चाहिए, वो कहाँ से आएंगे? सो वो जो पैसे हैं उसको हम रेज करने जाते हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट बोलते हैं या इन्वेस्टर बोलते हैं, उनसे हम पैसे रेज करते हैं, और हम वो 6-7 साल पैसे यूज़ करते हैं, और 6 साल का हम बोल देते हैं अब हमारे पास इंटरनली पैसे जनरेट शुरू हो गए हैं, तो उसके बाद हम IPO ले जाते हैं कंपनी को। तो दैट्स द जर्नी एंड टू एंड। ओके, व्हाट डू पीपल नॉट अंडरस्टैंड अबाउट द जर्नी? क्योंकि ये ना एक ग्लैमरस एस्पेक्ट बन गया स्टार्टअप्स। व्हाट पीपल डोंट अंडरस्टैंड इज कि जब आप कंपनी शुरू करते हो 100% कंपनी आपकी होती है, कोई बोर्ड नहीं होता, आप जो डिसीजन ले रहे हो आप इंस्टेंटेनियस ले रहे हो, किसी से पूछना नहीं है। जब आप फंड रेज कर रहे हो, हर स्टेज में जब इन्वेस्टर आ रहा है वो आपको पैसे दे रहा है, आपसे कुछ राइट्स ले रहा है। अब आप डिसीजन खुद से नहीं ले सकते, आपको उसके से जाके पूछना है, उसको बताना है, उसको हर मंथ जवाबदेही देनी है, ठीक है। और इस प्रोसेस में होता क्या है कि आपका जो 100% जहाँ से आपने शुरू किया था वो नीचे आके 10% पे आ जाता है। तो आप चला बिजनेस आप ही रहे हो, बट आपकी ओनरशिप 10% पे रह जाती है, एंड दैट्स व्हेन यू बिकम वल्नरेबल, बिकॉज अब 90% वाले जो लोग डिसाइड करेंगे वो 10% वाले को माननी पड़ेगी। ओके, वैसे तो आपसे बहुत सारी बातें करनी है सर, बट आई फील वी लेफ्ट अ नाइस फैट चंक फॉर द नेक्स्ट टाइम। ये वाली सेक्शन को हम ज़्यादा एक्सपैंड करेंगे, VC मनी एंड ऑल दैट। पर एक आखिरी सवाल है आज, शार्क टैंक के व्यूअर्स को आप क्या कहना चाहोगे? बिकॉज पीपल आर गोइंग टू मिस यू ऑन द शो, एंड इट्स नॉट जस्ट शार्क टैंक व्यूअर्स, आपके बहुत सारे फैंस हैं इंटरनेट पर, आपके बहुत डिजिटल फैंस हैं जो शायद टीवी नहीं देखते। आई एम अमंग्स देम। क्या मैसेज है सबके लिए? मेरे को एक ही मैसेज है कि अगर शार्क टैंक आपको पिछले सीजन से बेटर लगा, ठीक है, सो यू हैव टू अप्रिशिएट इट। ओके, ठीक है, डोंट बी जजमेंटल विदाउट सीइंग इट। यहाँ भी ऑब्जेक्टिविटी है, मतलब सी, अगर मैं यही बोलता कि हमने भी जब शार्क टैंक शुरू करा हमने किसी और प्रोग्राम को रिप्लेस करा था, अगर उसके फैंस भी बोलते नहीं वो अच्छा प्रोग्राम था हम नहीं देखने वाले, तो हम भी नहीं आज यहाँ नहीं बैठे होते। तो ऑब्जेक्टिविटी बहुत ज़रूरी है, डोंट प्री जज थिंग्स। आप देखोगे? मैं नहीं देखूंगा बिकॉज यू गॉट बिजनेसेस टू बिल्ड। हाँ, मैं ये नहीं इसलिए नहीं देखूंगा क्योंकि मेरे को कोई ग्रज है उसके अगेंस्ट, राइट। मतलब मेरे को अभी भी लगता है बहुत सही फॉर्मेट है, इट्स जस्ट कि आई एम बिजी इनटू अदर थिंग्स यार। अशनीर ग्रोवर सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। 10 कॉन्वर्सेशंस बची हैं आपके साथ। आगे जाके एज यू कीप बिल्डिंग व्हाटएवर यू आर बिल्डिंग, एज यू कीप बिल्डिंग योर पॉलिटिकल करियर, तब आपसे बात करेंगे। आई होप कि यू हैड फन। और कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? नहीं यार, बहुत मजा आया। ओके, एक्सपेक्टेड नहीं, कुछ एक्सपेक्ट करके नहीं आता मैं। बस थैंक यू कहना चाहूँगा। सीखा बहुत आपसे आज, एंड हर पॉडकास्ट से मैं कुछ ना कुछ गेन करता हूँ। आपसे मैंने ऑब्जेक्टिविटी गेन करी है, राइट। कि आप बहुत ऑनेस्टली चीज़ों को ऑब्जर्व करते हो और उनके बारे में फिर ओपिनियंस फॉर्म करते हो। सो थैंक यू सर, एंड यू आर अ वेरी रिलैक्स्ड गाय। वो आपकी 2 पर्सनैलिटीज है, एक वो टाइगर वाली बिजनेस पर्सनैलिटी है, दूसरी पर्सनैलिटी एकदम रिलैक्स, जेमिनी ट्रेट है ना। हाँ, वो नोटिस हुआ है। सो लुकिंग फॉरवर्ड टू हैविंग यू अगेन। थैंक्स यार, थैंक यू। तो दोस्तों, ये था आज का एपिसोड। आई एम श्योर कि आपको अच्छा लगा होगा। देखो, टेलीविज़न और डिजिटल के बीच यही फ़र्क है कि डिजिटल मीडियम्स में, स्पेशली पॉडकास्ट में, आपको लोगों की पूरी असलियत पता चल जाती है। अशनीर सर के साथ जिस तरह से मैंने खुल के बातें करी ना, आपको ऐसा कंटेंट सिर्फ पॉडकास्ट पे मिल सकता है। तो अगर आपने ज़्यादा पॉडकास्ट एपिसोड कंज्यूम नहीं किए हैं, प्लीज़ जाके देखिए कि किन किन लोगों के साथ हमने एपिसोड रिकॉर्ड किए हैं। और अगर आपको खुद की लाइफ में सक्सेस चाहिए, अपने दिमाग की कैपेसिटी ज़्यादा बढ़ानी है, अपनी खुद की प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, लेवल सुपर माइंड हमारी मेडिटेशन, योगा, फिटनेस और हैबिट फॉर्मेशन ऐप को डाउनलोड कीजिए, चेकआउट कीजिए। 1 हफ्ते का फ्री ट्रायल मिल जाएगा। जान डाल दिया ये ऐप बनाने में। इट्स अ बूटस्ट्रैप्ड प्रोडक्ट। एक भारतीय प्रोडक्ट को सपोर्ट कीजिए। अशनीर सर लौट कर आएंगे TRS हिंदी पर। अगर ये एपिसोड अच्छा लगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए रणवीर अलबादिया को। TRS हिंदी जल्द ही लौट के आएगा दोस्तों। लॉट्स ऑफ लव।